हिंदी C-171 अध्याय 171 ड्रैगन शिकारी पर हमला। एड्स बाय पब फ्यूचर। संरचना की रक्षा कर रहे म्यूटेटर्स ने इस घटनाक्रम पर ध्यान नहीं दिया था। अल्ट्रा वन योद्धाओं को, जो इतने लंबे समय तक मौत के डर के बिना आगे बढ़े थे, अचानक ज्वार की तरह पीछे हटते हुए देखकर और नीचे युद्ध के ड्रमों को बंद होते हुए सुनकर वे खुशी से झूम उठे, यह मानते हुए कि अल्ट्रा बनिंग कोर, जो इतने लंबे समय तक अजेय था, आखिरकार हार मान गया था। जैसे ही वे अपनी आसन जीत के लिए जयकार कर रहे थे, उन्होंने अल्ट्रा बन योद्धाओं के एक और समूह को स्काई स्टार स्लोप पर कदम रखते देखा। पहले के विपरीत इस बार अल्ट्रा बन योद्धाओं की पहली दो पंक्तियां लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी तथा उनके हेलमेट लाल थे तथा वे जिस बिग रेड बुल पर सवार थे वह विशेष रूप से आकर्षक थी। 1, 2, 8, 16। हे भगवान, यहाँ 16 डिप्टी लीजन कमांडर स्तर के अल्ट्रा बन योद्धा हैं। हर कोई अचंभित रह गया। लेकिन 16 डिप्टी लीजन कमांडरों को देखना उतना आसान नहीं था जितना कि चौंक जाना। उनके पीछे आने वाले अल्ट्रा बन योद्धा क्रिस्टल बेस कवच में सजे हुए थे और उनमें से कई थे कम से कम 1000 मजबूत। हे भगवान, इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी अल्ट्रा बनिंग कोर के पास अभी भी क्रिस्टल बेस स्तर पर बहुत सारे लोग हैं। अल्ट्रा बनिंग कोर अपने अंतिम भयंकर हमले के लिए तैयार हो रहा है। हमें डटे रहना चाहिए। सभी क्रिस्टल बेस स्तर के चार्ज बिना किसी ब्रेक के एक के बाद एक कौन इसका सामना कर सकता है। स्काई स्टार स्लोप पर म्यूटेटर्स की सारी जय जयकार उनके गले में ही अटक गई। वे वाकई थक चुके थे। हालांकि उन्होंने बारी बारी से आराम किया था, लेकिन थोड़े समय में अपनी बढ़ी हुई ताकत को पूरी तरह से वापस पाना उनके लिए मुश्किल था। विशेषकर चूंकि उनके कई पालतू जानवर मारे गए थे, इसलिए उन्हें एक के बाद एक आक्रमण को रोकने के लिए अपने शरीर से एक दीवार बनानी पड़ी, जिससे उन्हें काफी थकान हो गई। सभी मिश्र धातु स्तर पहाड़ की चोटी पर वापस चले जाएं। क्रिस्टल बेस स्तर जो अभी भी लड़ने में सक्षम है, फिर से संगठित हों। बाय शेनफेई ने लगातार आदेश जारी किए। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि अधिकांश म्यूटेटरों में उल्टी गिनती समाप्त होने तक टिके रहने का आत्मविश्वास था, तो जिस समय उड़ान स्क्वाड्रन आकाश में दिखाई दिया, सभी म्यूटेटर आग से धूसरित दिखाई दिए। हालांकि फ्लाइट स्क्वाड्रन बड़ा नहीं था, सिर्फ 100 से ज्यादा सवारों के साथ म्यूटेटर्स को भरोसा था कि वे टिके रहेंगे, क्योंकि उनके पास स्काई स्टार स्लोप एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में था। जब तक उन्होंने इस एक रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, चाहे अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स के पास कितने भी हों, वे इसे तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब जब 100 से अधिक क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं को उनके गठन को भीतर से बाधित करने के लिए हवाई मार्ग से उतारा जा रहा है, तो लाइन को पकड़ना और भी कठिन हो जाएगा। यदि अल्ट्रा बनिंग कोर की विशाल सेना ने आक्रमण कर दिया, तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सभी मिश्र धातु उत्परिवर्ती बिखर जाते हैं और अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं। हो यांग युडू, आप एक क्रिस्टल बेस दस्ते का नेतृत्व करते हैं जो नीचे के हमले को रोकने के लिए जिम्मेदार है। चाहे कुछ भी हो, उन्हें तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बाय शेनफेई ने कहा। अपनी लंबी तलवार खींची और उसकी म्यान को एक तरफ फेंक दिया। पीछे की रक्षा के लिए एक और टीम का नेतृत्व किया। आदेश सुनने के बाद मिश्र धातु म्यूटेटर पहाड़ की चोटी की ओर सभी दिशाओं में बिखर गए। जब तक वे पर्याप्त रूप से बिखरे हुए थे, उड़ान स्क्वाड्रन में उनमें से प्रत्येक का पीछा करने की ऊर्जा नहीं थी। उड़ान स्क्वाड्रन का मुख्य कार्य नीचे स्थित सैनिकों को आगे बढ़ने में मदद करना तथा सफलता प्राप्त करना था। यही उनका लक्ष्य था। धमाका, 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 धमाका। युद्ध के नगाड़े की ध्वनि जो क्षण भर के लिए रुक गई थी, पुनः शुरू हो गई। युद्ध की गर्जना और घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि एक साथ उठी। अल्ट्रा बनिंग कोर ने अपना अब तक का सबसे भयंकर आक्रमण किया। क्रिस्टल बेस से बनी पूरी आक्रमणकारी टीम एक शक्तिशाली सर्प की तरह स्काई स्टार स्लोप पर चढ़ गई। एक के बाद एक आकाश में उड़ने वाले विशालकाय बैलों ने उड़ान भरी और अल्ट्रा बन योद्धाओं के आदेश के तहत वे दुष्ट ड्रैगन के एक समूह की तरह हॉर्सशू पर्वत की ओर झपट्टा मारते हुए आगे बढ़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ये केवल उड़ते हुए बैल थे, असली दुष्ट ड्रैगन नहीं, सिवाय सबसे आगे खड़े लाल लांसनाइट के, जिसकी सवारी ब्लैक क्रिस्टल दुष्ट ड्रैगन एक वास्तविक ड्रैगन प्रकार का प्राणी था। भाइयों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो हमें अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। ओयांग युडू और वे वुफू एक दूसरे के साथ मिलकर गठन के सामने खड़े थे। प्रत्येक के हाथ में एक लाल क्रिस्टल बैटल एक्स था। अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स के उग्र हमले का सामना करते हुए उनकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं दिखा। तो फिर चलो मददफिक्र करते हैं। क्रिस्टल आधारित वेरिएंट के एक समूह में भी युद्ध से उनकी आंतरिक क्रूरता और रक्तपात प्रज्वलित था, जो मौत से लड़ने के लिए तैयार था।
बाई शेनफेई ने देखा कि लिन शेन अभी भी यहाँ था और उससे कहा, जाओ, कम लोगों के साथ एक जगह खोजो और तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। लिन शेन ने एक पल सोचा, वेई से कुछ कहा और फिर उस क्षेत्र को छोड़कर पहाड़ की चोटी पर खुले स्थान की ओर दौड़ पड़ा। नीचे आक्रमण पहले ही शुरू हो चुका था। लाल रंग के 8 अल्ट्रा बन योद्धाओं की पहली लहर अभी उस स्थिति में भी नहीं पहुंची थी जब उन्होंने अपने पेट लांचर निकाले और पहाड़ पर पालतू जानवरों की एक के बाद एक लहरें लॉन्च की, जिसमें क्रिस्टल आधारित पालतू जानवर एक के बाद एक पहाड़ पर उतरते गए। ओयांग यूडू और वेई वुफू के पास उन क्रिस्टल आधारित पालतू जानवरों की परवाह करने का समय नहीं था। अपने युद्ध कुल्हाड़ियों को हाथ में लेकर उन्होंने 8 लाल पोशाक वाले अल्ट्रा बन योद्धाओं के उग्र हमले का सामना किया। 2 बनाम 8 जोड़ी ने पास पकड़ लिया। NO12BIN.CO आकाश में उड़ने वाले विशालकाय बैलों का एक समूह उड़ रहा था। उनके हाथों में पालतू लांचर थे जो म्यूटेटरों की भीड़ पर लगातार गोलियां चला रहे थे और एक के बाद एक पालतू जानवर भीड़ पर हमला कर रहे थे। मार डालो, बाई शेनफेई ने आदेश दिया और आकाश की ओर बढ़ते तीर की तरह 10 फीट ऊपर उछला और एक ही तलवार के वार से नीचे उड़ रहे फ्लाइंग बुल नाइट का सिर उड़ा दिया। अन्य क्रिस्टल आधारित संस्करण भी आकाश से उतरते हुए पालतू जानवरों की ओर बढ़े तथा उनकी हत्या और विस्फोटों की आवाजों से आकाश और पृथ्वी हिल उठी। लिन शेन पहले ही खाली शिखर पर पहुंच चुका था और उसने देखा कि अन्य मिश्र धातु स्तर के म्यूटेटर सभी दिशाओं में बिखर गए, इस क्रूर युद्ध में बचने का एक पतला मौका खोजने की उम्मीद कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन पहाड़ चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था जैसे कि चाकू से काटा गया हो और केवल शिखर का मंच ही लोगों को सहारा दे सकता था। दरअसल शिखर का मंच छोटा नहीं था बल्कि इतना बड़ा था कि उस पर कई फुटबॉल के मैदान समा सकते थे। फिर भी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वहां बहुत कम जगह थी, छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिससे हर कोई उड़नदस्तों की नजरों में खुला रह गया। यदि ये मिश्र धातु स्तर के म्यूटेटर बच गए तो यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वे कितनी तेजी से भागे, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उड़नदस्तों ने उनका शिकार करने का फैसला किया। जब कुछ फ्लाइंग बुल नाइट्स आसमान से उड़कर आए तो उन्होंने पास पर क्रिस्टल बेस बलों पर हमला करने के बजाय बिखरे हुए मिश्र धातु म्यूटेटर्स की ओर हमला किया तो पीछा किए जा रहे लोगों में निराशा की लहर दौड़ गई। लानत है, मैं पूरी ताकत से जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, हम इतने सारे हैं कि हम एक क्रिस्टल आधारित को भी नहीं मार सकते, एक को भी अपने साथ ले जाना कुछ और ही बात होगी। किसी ने क्रोधित होकर दौड़ना बंद कर दिया और अपनी तलवार खींच ली, मौत से लड़ने के लिए तैयार। वास्तव में वे उनसे आगे नहीं भाग सकते थे, फ्लाइंग बुल्स उनसे कहीं अधिक तेज थे। जिस समय फ्लाइंग बुल नाइट्स कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, अचानक एक आकृति उछलकर ऊपर आए। मौत से लड़ने के लिए तैयार बेस वेरिएंट्स ने एक विशिष्ट आकार के मानव जैसे बेस वेरिएंट प्राणी को फ्लाइंग बुल नाइट्स पर हमला करते देखा। यह मानव सदृश आधार संस्करण प्राणी प्रकाश पैटर्न के साथ हरे स्टील कवच पहने हुए था, जो एक पवित्र योद्धा, एक संरक्षक देवता जैसा दिख रहा था। जैसे ही उसने स्वयं को हवा में उछाला, उसके शरीर पर प्रकाश के पैटर्न अधिक तीव्र होते गए, जैसे ड्रैगन के पैटर्न उसके चारों ओर घूम रहे हों। एक अल्ट्रा बन योद्धा, जो पहले से ही मानव बेस वेरिएंट प्राणी तक पहुंच चुका था, ने अपने हाथ में एक लाल क्रिस्टल लंबा भाला लहराया और ड्रैगन हंटर जिवेस की ओर वार किया। जिवेस ने वास्तव में अपने हाथ से आने वाले भाले को पकड़ लिया और निर्णायक रूप से अल्ट्रा बन योद्धा को पलट दिया और उसे पहाड़ की दीवारों से परे फेंक दिया। सवारहीन आकाश उड़ने वाले विशालकाय बैल की पीठ पर कदम रखते हुए जिवेस फिर से हवा में उछला। जब्त किए गए लाल क्रिस्टल लंबे भाले को हाथ में लेकर उसने उसे वापस फेंका और तुरंत एक उड़ते हुए बैल पर सवार दूसरे अल्ट्रा बन योद्धा को छुरा मार दिया। वो खुद दूसरे फ्लाइंग बुल नाइट की ओर झपटा। पास ही में क्राउन बुल नाइट्स ने उसकी ओर गोते लगाए, उनके लंबे भाले जिवेस को निशाना बना रहे थे। हवा में दिशा बदलने में असमर्थ जिवेस ने अपने हाथों को, जो विद्युतीय ड्रैगन के आकार के प्रकाश पैटर्न से सुसज्जित थे, लाल क्रिस्टल लंबे भालों की ओर घुमाया और अपने नंगे हाथों से उनमें से प्रत्येक को चकनाचूर कर दिया। जब वह उड़ते हुए बैल की पीठ पर उतरा तो उसने उस छोटे ब्लेड को पकड़ लिया जिसे अल्ट्रा बन योद्धा ने एक हाथ से मारा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ दी। सवारविहीन फ्लाइंग बुल शिखर की ओर बढ़ा। उसकी पीठ पर खड़े जिवेस ने बैल के सींग को पकड़ लिया और फ्लाइंग बुल को बलपूर्वक ऊपर की ओर मोड़ दिया। वाह, वह पालतू जानवर किसका है? मजबूत, वास्तव में मजबूत। जिवेस के शक्तिशाली हमले को देखकर किसी ने आश्चर्य से कहा। फ्लाइंग बुल नाइट्स, जो मिश्र धातु स्तर म्यूटेटर पर झपटे थे, उन्हें जिवेस ने क्षण भर में ही मार डाला तथा केवल एक ही बचा जो स्वर्ग की ओर भाग सका।
जिवेस ने एक लंबा भाला पकड़ा और उसे आकाश में फेंक दिया, जो भागते हुए फ्लाइंग बुल नाइट और उसके घोड़े दोनों को छेदता हुआ उन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया। फ्लाइंग बुल नाइट्स को मारने के बाद जिवेस एक हाथ से बेल के सींग को पकड़कर और मारे गए जानवर पर खड़े होकर जमीन पर उतरा और लिन शेन के पास लौट आया और पकड़े गए पालतू लांचे को उसे सौंप दिया। लिन शेन ने जिवेई को दिए गए 2 पेट लांचा लिए उनके साथ छेड़छाड़ की और तुरंत 2 फ्लाइंग बुल उड़कर उसके और जिवेई के सामने उतरे। क्या ये तियान के पालतू जानवर हैं? क्या पालतू जानवर भी इतने सुंदर हो सकते हैं? सुंदर और मजबूत मानव जैसा ऐसा पालतू जानवर कभी नहीं देखा। जब लोग जिवेई के बारे में चर्चा कर रहे थे, लिन शेन और जिवेई दोनों ने एक एक फ्लाइंग बुल पर सवार होकर यात्रा की। लिन शेन ने पेट लॉन्चर को पकड़ते हुए कहा, बाद में आइए हम इनमें से और गैजेट्स लें। NOWELL-BE-IN.CO बोलना समाप्त करते हुए लिन शेन ने एक लाल क्रिस्टल लंबा भाला उठाया और अपने वाहन को आकाश में उड़ा दिया। जिवेइस भी उनके पीछे पीछे आकाश में उड़ता हुआ युद्ध के सबसे तीव्र भाग की ओर बढ़ रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाय शेनफेई और अन्य लोग फ्लाइंग बुल नाइट्स के हमले को मुश्किल से झेल पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे फ्लाइंग बुल नाइट्स को हरा नहीं सकते थे। बाय शेनफेई द्वारा छलांग लगाने और उनमें से एक को मार डालने के बाद शेष बचे लोगों ने अब गोता लगाने वाले हमले नहीं किए, बल्कि अपने धनुष और तीर निकाले और बाय शेनफेई और उसके साथी म्यूटेटर्स पर ऊपर से तीरों की बौछार कर दी। लाल क्रिस्टल तीरों ने बाय शेनफेई और उसके साथियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, जो दुर्भाग्य से आकाश में उड़ते बैल शूरवीरों तक नहीं पहुंच सके। बाय शेनफेई को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे शुरू में ही इतनी बेरहमी से हत्या नहीं करनी चाहिए थी, जिससे फ्लाइंग बुल नाइट्स सावधान हो जाते। लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब वह सोच रही थी कि ऊपर उड़ते हुए बैल शूरवीरों से कैसे निपटा जाए, तो उसने अचानक देखा कि जो शूरवीर पहले शिखर की ओर भागे थे, वे अब वापस उड़ रहे हैं। इससे बाय शेनफेई और अन्य लोगों में एक बुरी भावना पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद मिश्र स्तर म्यूटेटर का लगभग नरसंहार हो चुका है, जिसके कारण फ्लाइंग बुल नाइट्स की वापसी हुई। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि यद्यपि बहुत से शूरवीर चले गए थे, केवल 2 ही वापस लौटे थे। तियान। लौटते हुए 2 बैलों पर सवारों को पहचान कर वे दोनों आश्चर्यचकित और अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि तियान, जो केवल मिश्र धातु स्तर पर था, वास्तव में उन क्रिस्टल बेस स्तर के फ्लाइंग बुल शूरवीरों को बाहर निकाल सकता है और यहां तक कि 2 फ्लाइंग बुल को भी पकड़ सकता है। दूसरे व्यक्ति को उड़ते हुए बैल पर सवार देखकर, जिसमें प्रकाश पैटर्न शानदार ढंग से चमक रहा था, उन्होंने पहचान लिया कि यह एक बेस म्यूटेशन पालतू जानवर था और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि तियान ने एक शक्तिशाली क्रिस्टल बेस पालतू जानवर छुपाया था, जिससे पता चला कि वह कैसे क्रिस्टल बेस स्तर के उड़ते हुए बैल शूरवीरों पर पलटवार कर सकता था और उन्हें मार सकता था। जिवेइस, उसे बाहर निकालो। लिन शेन ने सबसे ऊंचे स्थान पर उड़ रहे लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। उसके बगल में उड़ रहे जिवेइस ने लिन शेन का आदेश सुना और तुरंत अपने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ने का संकेत दिया तथा लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट के स्थान की ओर बढ़ चला। लिन शेन भी अपनी फ्लाइंग बुल लेकर जिवेइस के पीछे आ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। रुको, मुझे अपने साथ ले चलो, बाय शेनफेई ने नीचे से चिल्लाया। भले ही लिन शेन का पालतू जानवर मजबूत माना जाता था, इतने सारे फ्लाइंग बुल नाइट्स और लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट का सामना करते हुए उनके लिए लाभ हासिल करना मुश्किल होगा। तियान, चलो साथ चलते हैं, मोशेनकी ने भी नीचे से पुकारा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। लिन शेन को उनकी परवाह नहीं थी और अगर उसने उनकी बकबक सुनी भी तो उसने दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं सुना। उड़ने वाले पालतू जानवर काफी दुर्लभ थे, खासकर वे जो सवारी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। यद्यपि नीली आंखों वाले दिव्य ईगल जैसे पालतू जानवरों को उड़ने वाले पालतू जानवर माना जाता था, लेकिन वे सवारी के लिए उपयुक्त नहीं थे। ऐसा नहीं था कि नीली आंखों वाला दिव्य गरुड़ किसी व्यक्ति को आकाश में ले जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, बल्कि इसका शरीर सवारी के लिए उपयुक्त नहीं था। बाज के शरीर पर बैठने से उसके पंखों में बाधा उत्पन्न होगी। यदि पंख स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हिल सकते तो वह कैसे उड़ेगा? क्या आप बाज की पीठ पर खड़े होकर या उस पर बैठकर उड़ान भरते समय अचानक मुड़ने पर गिरकर मारे जाने से डरते नहीं हैं? तो उड़ने वाले पालतू जानवर तो थे, लेकिन उनमें से बहुत कम थे जिन पर सवारी की जा सके। लिन शेन को इन उड़ने वाले बैलों में बहुत रुचि थी और पेट लॉन्चर को छीनने का मतलब था कि वे सभी उड़ने वाले बैल अब उसके थे। ऐसे समय में जब उसने युद्ध में लूटे गए धन पर कब्जा कर लिया था,
किसकी हिम्मत थी कि वह आकर उससे अपना हिस्सा मांग सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट और फ्लाइंग बुल नाइट्स ने स्वाभाविक रूप से उन्हें देखा था। लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट ने दहाड़ लगाए और फ्लाइंग बुल नाइट्स ने तुरंत अपने धनुष खींचे और जिवेइस और लिन शेन की ओर तीर चलाए। लाल क्रिस्टल बाणों की वर्षा को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर लिन शेन ने जल्दी से अपने उड़ने वाले बैल को जिवेइस के पीछे छिपा दिया और लाल क्रिस्टल लंबा भाला जो उसने उठाया था जिवेइस की ओर फेंक दिया। ये पहली बार था जब वह एक उड़ने वाले बैल पर सवार था और ये तथ्य कि वह नीचे नहीं गिरा था पहले से ही एक उपलब्धि थी। वह एक तीर तूफान से बचने के लिए उड़ते हुए बैल को कैसे नियंत्रित कर सकता था। जिवेइस ने लाल क्रिस्टल का लंबा भाला पकड़ा और हवा में उछलकर लाल क्रिस्टल के तीरों की बौछार की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में भाला 5 गति वाले एक चक्करदार पंखे में बदल गया। उसके द्वारा आने वाले सभी लाल क्रिस्टल तीरों को विक्षेपित कर दिया गया, जिससे चिंगारी की बौछार उत्पन्न हुई तथा उनके कानों में धातुओं के टकराने की ध्वनि गूंजती रही। लिन शेन ने तुरंत उस उड़ते हुए बैल को, जिस पर जिवेइस सवार था, आदेश दिया कि वह उसके उतरने के स्थान की ओर बढ़े और उसके गिरने से पहले उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। चूंकि वे पहले से ही करीब थे, फ्लाइंग बुल नाइट रेजिमेंट केवल एक ही वार कर पाए इससे पहले कि जिवेइस उनके बीच में आ पहुंचे, जिससे चिंगारी और बिजली का एक निशान बन गया, जहां तीर टूट गए और लोग मारे गए क्योंकि उनके हाथों से भाले गिर गए। उसके शरीर पर ड्रैगन पैटर्न द्वारा बढ़ाई गई शक्ति बहुत अधिक थी। उसका ब्लेड समान रैंक वाले लोगों के साथ टकराता था और अजेय रहता था। पीछे से आते हुए लिन शेन ने अराजकता का फायदा उठाया, कई लाल क्रिस्टल लंबे भाले जब्त किए जिन्हें जिवेइस ने गिरा दिया था। उसने उन्हें अपनी पीठ पर लटका लिया और एक को पकड़कर एक फ्लाइंग बुल नाइट की छाती में वार किया जिसने अपना भाला खो दिया था। हालांकि लिन शेन केवल मिश्र धातु स्तर का था, लेकिन उसकी स्तर 31 की ताकत एक नियमित फ्लाइंग बुल नाइट से बहुत कम नहीं थी। जिवेइस द्वारा निहत्थे और असंतुलित व्यक्ति को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस प्रकार आकाश में एक विचित्र दृश्य सामने आया। जिवेइस बेतहाशा आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कोई रोक नहीं सका, जिससे फ्लाइंग बुल नाइट्स बेतरतीब ढंग से नीचे गिर पड़े। उसके पीछे लिन शेन ने पागलपन से महत्वपूर्ण स्थानों पर अंतिम प्रहार करते हुए पीछा किया। जब भी कोई अवसर मिलता, वह एक फ्लाइंग बुल नाइट को भाले से मार गिराता और फिर आराम से उनका पेट लॉन्चर ले लेता। कुछ ही समय में सैकड़ों फ्लाइंग बुल नाइट्स इस एक आदमी और उसके पालतू जानवर को संभाल नहीं पाए। ये बहुत विस्फोटक है, ये पालतू जानवर बहुत अजेय है, ओयांग यूडू से भी अधिक भयंकर लग रहा है। जिवेइस के विस्फोटक प्रदर्शन को देखकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आसमान में लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट ने दहाड़ लगाई। फ्लाइंग बुल नाइट्स जो जिवेइस को बुरी तरह से रोक रहे थे, उन्होंने अचानक एक रास्ता खोल दिया, जिससे जिवेइस आसानी से आगे निकल गया और सीधे लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट की ओर बढ़ गया। लेकिन लिन शेन जो पीछे चल रहा था, रुक गया और उसने खुद को सैकड़ों फ्लाइंग बुल शूरवीरों से घिरा पाया। जिवेई के आगे बढ़ने के बिना लिन शेन की स्थिति अचानक बहुत गंभीर हो गई। अरे, तियान फंस गया है। लड़ाई देखने वालों को लगा कि चीजें गंभीर हो रही थीं। बाई शेनफेई ने भी देखा कि लिन शेन की स्थिति गंभीर थी और वह सहायता प्रदान करना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि वह भी उड़ नहीं सकती थी। मो शेनकी और अन्य म्यूटेटर चिंतित थे। वे मदद करना चाहते थे लेकिन आसमान में उड़ने में असमर्थ थे। वे केवल उन पालतू जानवरों पर अपना गुस्सा निकाल सकते थे जो उन्हें घेर रहे थे। रियल किंग ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था, जिससे किसी भी चीज को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि बाई शेनफेई की ताकत के साथ भी उस ऊंचाई पर युद्ध करना कठिन था, एक साधारण क्रिस्टल बेस के लिए तो और भी अधिक। जिवेइस की तरफ देखने पर पता चला कि लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट पहले से ही दुश्मन से मिलने के लिए चला गया था, जिससे उसके लिए वापस आकर लिन शेन को बचाना असंभव हो गया था। आकाश में सैकड़ों उड़नता तश्तरियों से घिरे होने के कारण बच निकलना असंभव लग रहा था। सभी की निगाहें लिन शेन पर थीं और बाहर लड़ाई देख रहे लोगों को भी उस पर दया आ रही थी। सतत गति तियान को उनके द्वारा एक अधिक टिकाऊ मिश्र धातु उत्परिवर्ती के रूप में माना जाता था। सैकड़ों क्रिस्टल बेस स्तर के दुश्मनों के हमले से बचने के लिए चमत्कार की आवश्यकता होगी। स्थिति ऐसी थी कि कोई भी उससे बचा नहीं सका, यहाँ तक कि उसका पालतू जानवर भी लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट द्वारा उलझा हुआ था, जिससे उसे बचाने वाला कोई नहीं बचा। किसी को भी विश्वास नहीं था कि जिवेइस लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट को जल्दी से खत्म कर सकता है और फिर लिन शेन को बचाने के लिए वापस आ सकता है।
क्योंकि अब तक हर कोई ये देख सकता था कि दुष्ट ड्रैगन पर सवार लाल कपड़े पहने अल्ट्रा वन योद्धा ही संभवतः अल्ट्रा वन कोर का वैध कमांडर था। 30,000 अल्ट्रा वन योद्धाओं का नेतृत्व करने की ताकत के साथ उनकी शक्ति कल्पना से परे थी, और इसके अलावा उनके पास एक पालतू दुष्ट ड्रैगन था जो क्रिस्टल की तरह काला था। केवल देखकर ही कोई यह बता सकता था कि दुष्ट ड्रैगन पालतू उच्च श्रेणी का सामान था, निश्चित रूप से एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस था, और चाहे आकार, गति या मारक शक्ति में यह उड़ने वाले बैल का मुकाबला नहीं कर सकता था। जिवेस, जो हवा में दुष्ट ड्रैगन पर सवार कमांडर से लड़ रहा था, के लिए अच्छा होगा कि वह मारा न जाए। कमांडर को तेजी से नीचे गिराना और तियान की सहायता के लिए आना तो दूर की बात थी, जो लगभग असंभव कार्य था। आपका साथी खतरे में है, ये स्थान मेरे पास छोड़ दो, जाओ और उसकी सहायता करो, ओयांग युदू ने आकाश में लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, वे वुफू ने बस इतना ही जवाब दिया, और लाल कपड़े पहने अल्ट्रा वन योद्धाओं से लड़ना जारी रखा जो लगातार हमला कर रहे थे। यदि वे दोनों मिलकर लाल वस्त्रधारी अल्ट्रा वन योद्धाओं के लगातार हमलों का सामना नहीं करते तो अन्य शायद पहले ही आगे निकल गए होते। अब यदि वेई वुफू चला गया और केवल ओयांग युदू बचा रहा तो उसकी ऊर्जा की खपत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जिससे उसके टिकने का समय कम हो जाएगा, संभवतः उल्टी गिनती समाप्त होने तक नहीं। हालांकि वेई वुफू का न छोड़ने का फैसला इस कारण से नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि वह लिन शेन को समझता था और जानता था कि अगर लिन शेन ने उस तरह से काम करने का फैसला किया है तो उसके पास इसके अपने कारण रहे होंगे। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि लिन शेन ने वास्तव में अभी तक अपना तुरुप का पत्ता नहीं खेला था, लिन शेन ने अपने सहज कौशल का भी उपयोग नहीं किया था। वेई वुफू को जिवेस की क्षमताओं के बारे में कुछ हद तक जानकारी थी। यदि कमांडर एक दुष्ट ड्रैगन पालतू जानवर की सवारी नहीं कर रहा होता तो भी एक मौका हो सकता था, लेकिन चूंकि वह एक ड्रैगन प्रकार के पालतू जानवर पर सवार था, इसलिए उसे जिवेस द्वारा शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाना तय था। इसलिए वेई वुफू बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि लाल कपड़े पहने अल्ट्रा वन योद्धाओं के लगातार हमलों का सामना करना जारी रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई वुफू के व्यवहार को देखकर ओयांग युदू कुछ हैरान था, उसे तियान पर बहुत भरोसा था। क्या ये हो सकता है कि तियान ने अभी तक अपनी असली ताकत प्रकट नहीं की है? अगर ऐसा है तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। ओयांग युदू की स्पष्ट आंखें उत्साह से चमक उठी, कभी कभी लिन शेन पर नजर डालती जो आकाश में घिरा हुआ था। आप सभी वास्तव में सोचते हैं कि मैं एक आसान लक्ष्य हूँ। लिन शेन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, उसके दिल में उस कमांडर के लिए एक निश्चित अवमानना थी। उसकी दृष्टि वास्तव में बहुत खराब थी, यद्यपि वह मुख्य पात्र था। कमांडर ने जिवेस से व्यक्तिगत रूप से निपटने का निर्णय लिया था और उसे इन तुच्छ लोगों के भरोसे छोड़ दिया था। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। इन मूर्ख मिनोटॉस को ये दिखाने का समय आ गया है कि असली नायक कौन है, लिन शेन ने घोषणा की जब उसने फ्लाइंग बुल नाइट्स को अपने लंबे भालों के साथ उस पर हमला करते देखा। उसके शरीर पर चित्रात्मक अक्षर अचानक चमकने लगे। अगले ही पल लिन शेन, जिसका शरीर अक्षरों से चमक रहा था, उड़ते हुए बैल की पीठ से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ते हुए उड़ते हुए बैल नाइट के भाले को चकमा देता हुआ वह नाइट के सिर के ऊपर से पलटा, साथ ही साथ अपनी हथेली को नाइट के सिर के पीछे की ओर पटक दिया। फ्लाइंग बुल नाइट ने अपने दूसरे हाथ से एक छोटा ब्लेड निकाला और ऊपर लिन शेन की ओर वार किया। उसने सोचा था कि उसका ब्लेड निश्चित रूप से लिन शेन के उतरते हाथ पर वार करेगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लिन शेन का वार उसकी अपेक्षा से आधा बीट धीमा था। उसका छोटा ब्लेड हवा में वार करता हुआ लिन शेन के हाथ से छूट गया, जिससे उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। टकराना। फ्लाइंग बुल नाइट को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी हथौड़े ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया हो। उसका मस्तिष्क धड़क रहा था, चक्कर असहनीय हो रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन पहले ही उसके पीछे आ गया था। उसने आसानी से उसका पेट लांचर ले लिया और उसे अपने बैग में रख लिया। फिर उसने जल्दी से रेड क्रिस्टल लॉन्ग स्पीयर और रेड क्रिस्टल शॉर्ट ब्लेड दोनों छीन लिए, साथ ही उसकी पीठ से रेड क्रिस्टल धनुष और तीर लेना भी नहीं भूला। लिन शेन को पहले से ही इन वस्तुओं की लालसा थी। बचपन में वह अक्सर बाजार में तीरंदाजी का खेल खेला करता था। वह धनुष और बाण चलाना जानता था और उसका निशाना भी बहुत अच्छा था। हालांकि कुछ समय तक खेलने के बाद उसकी रुचि खत्म हो गई और उसने कई सालों तक उन्हें छुआ तक नहीं। उसे यकीन नहीं था कि उसकी सटीकता अभी भी बरकरार है या नहीं। वस्तुएं लेने के बाद उसने चकित अल्ट्रा वन योद्धा को उड़ते हुए बैल की पीठ से नीचे फेंक दिया। लिन शेन ने अपने कंधे पर एक धनुष लटकाया हुआ था और कई लंबे भाले,
कमर पर एक छोटा ब्लेड और हाथों में लाल क्रिस्टल लंबा भाला थामे हुए थे। उनके शरीर पर सफेद अक्षर फ्लोरोसेंट चमक उत्सर्जित कर रहे थे, जो एक भयानक लेकिन अवर्णनीय सामंजस्य की भावना पैदा कर रहे थे। जैसे ही अन्य उड़ते हुए बैल शूरवीर सभी दिशाओं से करीब आए, लिन शेन ने बैल की पीठ पर सवारी जारी नहीं रखी, बल्कि फिर से हवा में छलांग लगा दी। यद्यपि वह आगे की ओर कूदा था, परंतु वास्तव में उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भाला पीछे की ओर फेंक दिया था। पीछे से हमला कर रहे फ्लाइंग बुल नाइट ने ऐसी किसी घटना की आशा नहीं की थी और वह तेज गति से उससे टकरा गया। प्रभाव के बल से लंबा भाला उसकी छाती में घुस गया। मध्य हवा में लिन शेन ने एक और लंबा भाला निकाला और उसे सामने से आ रहे फ्लाइंग बुल नाइट पर निशाना बनाया। फ्लाइंग बुल नाइट ने सोचा कि अवसर आ गया है और एक साधारण मिश्र धातु म्यूटेटर से डरे बिना अपने लंबे भाले को उठाया और लिन शेन पर हमला किया। इससे पहले कि दोनों में टकराव हो, लिन शेन ने तेजी से अपने भाले के पीछे थप्पड़ मारा, जिससे वह उसके हाथों से उड़ गया। लिन शेन की रणनीति से चौंककर फ्लाइंग बुल नाइट को ठंडा पसीना आ गया और उसने जल्दी से हमला टाल दिया। लेकिन लिन शेन पहले ही उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका था, उसके हेलमेट पर कदम रख रहा था और उसे एक और छलांग के लिए सहारा के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। जिस फ्लाइंग बुल नाइट पर उसने पैर रखा था, उसके मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली, क्योंकि उसका अल्ट्राबन हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गया था और वह उड़ते हुए बैल की पीठ से सिर के बल नीचे गिर गया। लिन शेन ने शानदार ढंग से हवा में छलांग लगाए और किसी तरह 100 से ज्यादा फ्लाइंग बुल नाइट्स उसे छू नहीं पाए। इसके बजाय उसने उन्हें नीचे गिरा दिया और कुछ ही समय में कई नाइट्स को ढेर कर दिया। इस घटनाक्रम ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। नीचे मौजूद म्यूटेटर्स हैरान और खुश दोनों थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक अलॉय म्यूटेटर कई क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं को बीच हवा में मार देगा, भले ही वे बुरी तरह से घिरे हुए हों। मेरा इवोल्यूशन थ्योरी ग्लिफ प्रकाश प्रभाव के साथ क्यों नहीं आता है, जबकि यह वही इवोल्यूशन थ्योरी है? क्या विकासवाद के सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति सचमुच इतना खतरनाक हो सकता है? क्या म्यूटेटर के कवच पर अंकित वे चित्रलिपि, जो तियान से आए हैं, किसी गुरु द्वारा प्रकाशित है? लोगों ने मुझे गुमराह किया है। अगर मुझे पता होता कि 5 मुख्य आधार उत्परिवर्तनों में से एक, विकास सिद्धांत, इतना अद्भुत है, तो मैं अन्य आधार उत्परिवर्तनों की तलाश में इतनी दूर तक नहीं जाता। मैंने पैसे खर्च किए, सम्मान खोया, केवल उस चीज का अभ्यास करने के लिए जो विकास सिद्धांत के कहीं भी करीब नहीं है। दादाजी, मेरा विकास सिद्धांत कब चमकेगा? दुनिया भर के लोग अचंभित थे, चाहे उन्होंने विकास सिद्धांत का अभ्यास किया हो या नहीं, हर कोई उस समय भ्रमित था। जिन लोगों ने विकास सिद्धांत का अभ्यास किया था, उन्हें संदेह था कि क्या ये वास्तव में विकास सिद्धांत था। जिन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया था, उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना मजबूत आधार उत्परिवर्तन एक गुप्त आधार उत्परिवर्तन होने के बजाय 5 मुख्य आधारभूत आधार उत्परिवर्तनों में से एक क्यों था। अनगिनत म्यूटेटर्स जिन्होंने विकास सिद्धांत की खेती की थी, उन्माद में थे और ये पूछ रहे थे कि उनके कवच पर चित्रलिपि को कैसे चमकदार बनाया जाए। कोई नहीं जानता था कि विकास सिद्धांत से प्राप्त चित्रलिपि चमक सकती है, और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये प्रभावशाली दिखता था। भले ही इसका कोई व्यावहारिक उपयोग न हो, लेकिन अच्छा दिखना ही काफी था। यहाँ तक कि प्रमुख परिवारों के दिग्गज भी अपनी शेल्फ पर रखी इवोल्यूशन थ्योरी की प्रतियों को एक बार फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्या वे पहले कुछ भूल गए थे और क्या इवोल्यूशन थ्योरी का ये प्रभाव था। बाय शेनफेई ने लिन शेन को आश्चर्य और उलझन के मिश्रण से देखा। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह अभी भी हताश होकर लड़ रही थी। जैसे ही लिन शेन ने हवा में अपनी चालें दिखाईं, जिवेस और लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट एक दूसरे से भिड़ गए। नाइट ने एक दुष्ट ड्रैगन की पीठ पर सीधे उस पर हमला किया, एक 6 से 7 मीटर लंबे लाल क्रिस्टल लंबे भाले को चलाते हुए एक ध्वनि बूम के साथ जिवेस की ओर छेद किया। उसके नीचे दुष्ट ड्रैगन ने अपने हीरे जैसे कठोर नुकीले दांत दिखाए, मानो वह जिवेस को पूरा निगल जाना चाहता हो। फ्लाइंग बुल पर सवार जिवेस ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हमले का सामना किया, और इसके अलावा यह एक सीधी टक्कर थी। हर कोई जानता था कि एक फ्लाइंग बुल संभवतः एक दुष्ट ड्रैगन पर हमला नहीं कर सकता। इस तरह से आमने सामने की टक्कर, यह एक छोटी कार की भारी भरकम ट्रक से टकराने जैसा था। ये चूर चूर हो जाएगी। जैसे ही वे टकराने वाले थे, जिवेस के शरीर पर ड्रैगन के पैटर्न हिंसक रूप से चमक उठे और उसमें से एक ऐसी आभा निकली जिसका वर्णन करना कठिन है। अगले ही पल सभी ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा।
दुष्ट ड्रैगन, जो जीवेस पर खतरनाक ढंग से हमला कर रहा था, अचानक ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूहा बिल्ली से भिड़ गया हो। उसका चेहरा डर से भर गया था। उसने अपने पंखों को पीछे की ओर फड़फड़ाया, अपने आगे बढ़ते हमले को रोकने की कोशिश की। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इस अप्रत्याशित युद्धाभ्यास से लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर को बड़ी परेशानी हुई, जो पहले तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब दुष्ट ड्रैगन ने पीछे हटने का प्रयास किया तो वह पूरी तरह से ले से भटक गया। तब तक फ्लाइंग बुल पहले ही दुष्ट ड्रैगन के सामने पहुंच चुका था और अपने पंख फड़फड़ाते हुए दुष्ट ड्रैगन के सिर के ऊपर से उड़ रहा था। इस बीच जीवेस दुष्ट ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया और जानवर की पीठ पर लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर का आमना सामना किया। क्या तुम वाकई बेस वेरिएंट प्राणी हो? लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर ने जीवेस को अजीब नजर से देखा। उसने पहले कभी इस तरह का बेस वेरिएंट प्राणी नहीं देखा था। लेकिन जीवेस चुप रहा और लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर की ओर तेजी से चलता रहा। लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर को लगा कि बेस वेरिएंट पालतू जानवर से बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीवेस बिल्कुल भी बेस वेरिएंट प्राणी जैसा नहीं लग रहा था। वह एक मानव जैसा जीवन रूप लग रहा था, जिसने कमांडर को अवचेतन रूप से बोलने के लिए प्रेरित किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओ गुड के हाथों एक पालतू जानवर की मृत्यु होना आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर ने घोषणा की, जब उसने अपना भाला दुष्ट ड्रैगन पर लटका दिया और यहाँ तक कि अपना हेलमेट भी उतार दिया, जिससे एक मिनोटॉर का सिर दिखाई देने लगा। ये रेजिमेंट कमांडर औसत अल्ट्रा वन योद्धा से भी अधिक लंबा और मांसल था, जो लगभग 3 मीटर लंबा था। उसके मोटे बड़े सींग थे और सिर के ऊपर लाल बालों का गुच्छा था। जीवेस को निकट आते देखो, गुडे ने भयंकर गर्जना की। उसका शरीर उल्कापिंड की तरह घने काले कवच से ढक गया। लगभग एक साथ ही जीवेस और ओ गुडे ने एक दूसरे पर अपनी मुट्ठियां लहराई। हवा के दबाव को चीरते हुए मुके धुंध के आकार के वाष्प और ध्वनि बूम के बीच टकराए, जिससे शॉकवेव का एक भयानक विस्फोट हुआ। मनुष्य और जानवर दुष्ट ड्रैगन के ऊपर लड़ रहे थे, उन्मत्त मुके फेंक रहे थे। आसमान में लगातार विस्फोटक हवा के फटने की आवाजें गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। कांपता हुआ दुष्ट ड्रैगन आकाश में चक्कर लगा रहा था। युद्ध अभी भी पागलपन के साथ जारी था। इस तरह की लड़ाई को देखकर दर्शक अचंभित रह गए, उनकी सांसें रुक गईं, आंखें कार्रवाई पर टिक गईं। उन्हें डर था कि कहीं कोई भी विवरण छूट न जाए। दुर्भाग्य से औसत म्यूटेटर केवल इतना ही देख सकता था। वे जीवेस और ओ गुडे के हमलों को नहीं समझ सकते थे, केवल एक के बाद एक फटते हुए धुंध के छल्ले देख सकते थे। ऊपर और नीचे दो भयानक प्राणी इतने भयंकर रूप से लड़ रहे थे कि विजेता और पराजित में अंतर करना कठिन था। दोनों ही क्रूर शक्ति पर निर्भर हैं, दोनों ही मौत के सामने निडर हैं, दोनों ही अपने आक्रामक हमले में निर्भीक हैं। दो निर्दयी योद्धाओं ने आकाश और पृथ्वी को अंधकार में कर दिया, जिससे नीचे स्थित दुष्ट ड्रैगन पर बोझ बढ़ गया, जो ओ गुडे के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह जीवीस से भी भयभीत था, जो कभी स्थिर नहीं होता था और बाएं और दाएं घूमता रहता था। लंबे समय तक दूसरे को मात देने में असमर्थ ओ गुडे ने एक और दहाड़ लगाई। उसका कवच, जो पहले से ही भारी कवच जैसा था, फूल गया और कवच जैसे गोले की परत पर परत चढ़ गई, जिससे वह एक भारी बख्तरबंद मानव जैसा दिखने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी मुट्ठियों पर तीखे सींग भी उभर आए। धमाका। एक धूसा तेजी और ताकत के साथ निकला, सींग वाली मुट्ठी जीवेस के कंधे में घुस गई। फिर भी जीवेस दर्द के प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रहा था। उसका हाथ एक चाकू की तरह धारदार था, जिसमें ड्रैगन पैटर्न की छाया थी, जो वो गुडे के कवच के एक कोने को काट रहा था। मनुष्य और पशु पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, मानो वे दुष्ट ड्रैगन की पीठ से चिपके हुए हों, और मुट्ठियां तेजी से चल रही थीं। कवच के टुकड़े और खून बिखर गया। दोनों के बीच लड़ाई अचानक अत्यंत भीषण हो गई। अच्छा नहीं, तियान खतरे में है। जो लोग अभी भी लिन शेन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वे चिंता में चिल्लाए। लिन शेन ने आसमान में खुद को बिना किसी फ्लाइंग बुल नाइट के पाया। मानो सहमति से वे सभी उससे दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने लिन शेन द्वारा नियंत्रित दो उड़ते हुए बैलों को भी रोक दिया, जिससे उसे खुद को संभालने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उसकी वर्तमान ऊंचाई से एक पूरा स्टील स्तंभ भी गिरने का सामना नहीं कर सकता था। लिन शेन की तो बात ही छोड़िए, जिसका मांस और खून का शरीर कवच के अंदर था। लेकिन खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्थान न होने के कारण लिन शेन तब तक बर्बाद लग रहा था, जब तक कि वह उड़ान की शक्ति वाला एक आरोही न हो।
अपने होंठ काटते हुए बाई शेनफेई ने अपने सामने क्रिस्टल बेस पालतू जानवर को उड़ा दिया और उस ओर छलांग लगा दी जहां लिन शेन के गिरने की उम्मीद थी कि वह उसे पकड़ सकेगी और उसके शरीर पर बल को खत्म कर सकेगी। हालांकि इस समय बाई शेनफेई को भी पूरा भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी ताकत गंभीर रूप से समाप्त हो चुकी थी, संभवतः उसकी चरम स्थिति के आधे से भी कम। बाई शेनफेई अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसकी गति धीमी हो गई और अंततः वह एक आश्चर्यजनक दृश्य देखकर रुक गई। लिन शेन हवा में उछलते हुए अचानक अपने बाएं पैर की नोक को अपने दाहिने पैर के पीछे की ओर इंगित किया और भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हुए फिर से ऊपर की ओर उछला, फ्लाइंग बुल नाइट रेजिमेंट की ओर हमला किया। आसमान में लिन शेन भूत की तरह टिमटिमा रहा था, उसका लाल क्रिस्टल लंबा भाला अकल्पनीय कोनों से बाहर निकल रहा था। कुछ ही क्षणों में कई फ्लाइंग बुल नाइट्स चिल्लाए क्योंकि उन्हें भाला मारा गया और हवा से गिरा दिया गया। स्वर्ग की सीढ़ी के साथ अमर दरबार पर कदम रखने की तकनीकों को मिलाकर साथ ही वे वुफू द्वारा सिखाई गई छुरा घोंपने की विधियों और ओयांग युडू से सीखी गई टेढ़ी राह पाषण कौशल और सुपर बेस पैटर्न द्वारा विश्व की शक्ति के अवशोषण द्वारा प्रदान की गई अंतहीन ऊर्जा का उपयोग करते हुए लिन शेन आकाश में एक भूत में तब्दील हो गया, जो लगातार उड़ते हुए बैल शूरवीरों के बीच घूम रहा था, बार बार झपट्टा मार रहा था। एक पल में उसने रैंकों में कहर बरपा दिया जिससे 100 से अधिक शूरवीरों में अव्यवस्था फैल गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि स्वर्गारोहण के बाद भी किसी ने आकाश में ऐसा युद्ध नहीं देखा था। लिन शेन अब एक उड़ने वाले दानव की तरह लग रहा था जिसने फ्लाइंग बुल नाइट रेजिमेंट को अराजकता में डाल दिया। हालांकि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन निवारक शक्ति बहुत ज्यादा थी। क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं को आकाश में युद्ध करने के लिए फ्लाइंग बुल्स पर सवार होना था, लेकिन लिन शेन इधर उधर भागते रहे। उनकी चाल तकनीक एक भूत की तरह मायावी थी और उनके भाले के वार एक शैतान की चाल की तरह अप्रत्याशित थे। लिन शेन को स्वर्ग की सीढ़ी का उपयोग करते हुए देखे जाने का डर नहीं था। उसकी एकमात्र चिंता आधा मानव आधा लोहे का राक्षस था और केवल 2 लोग थे जिन्होंने उसे इसका उपयोग करते हुए देखा था। वे थे जू त्यानगे और तू शियावदाओ। जू त्यानगे ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और तू शियावदाओ विदेश में होने के कारण राक्षस को जानकारी देने की संभावना और भी कम थी। यही कारण है कि लिन शेन इतनी लापरवाही से काम कर सकता था। जहां तक अमर दरबार पर कदम रखने की बात है तो ये भी कोई चिंता की बात नहीं थी। लिन शेन ने इसे पहचान से परे बदल दिया था, यहां तक कि इसके निर्माता को भी इसे पहचानने में कठिनाई होगी। देवी पत्नी बाई आकाश में लिन शेन को घूर रही थी, जो स्वर्ग से उतरते हुए देवता की तरह लग रहे थे। अविश्वास में बुदबुदाए, क्या विकास सिद्धांत का अभ्यास करने से कोई इतना मजबूत हो सकता है? दिलचस्प, ये सचमुच बहुत दिलचस्प है। ओयांग युदू ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें जो पहले साफ थीं, अब एक उत्साहपूर्ण चमक से भर गईं। ओयांग युडू, जिसकी ताकत पहले से ही बहुत कम हो चुकी थी, किसी तरह एक भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा और स्काई स्टार स्लोप से नीचे गिर गया। एक राक्षस की तरह वह एक लाल पोशाक वाले अल्ट्रा बन योद्धा के सामने टेलीपोर्ट हुआ, अपने हाथों को योद्धा की छाती में घुसा दिया और उस आदमी के शरीर को उसके युद्ध के कपड़े और कवच के साथ 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। ये शानदार है, सचमुच शानदार। खून से नहाया हुआ ओयांग युदू का शरीर कांप उठा और एक मुस्कान जिसे वह दबा नहीं सका उसके चेहरे पर उभर आई। उसकी बुदबुदाहट तेज होती गई और अंततः वह अनियंत्रित जंगली हंसी में बदल गई। ये वास्तव में शानदार है। ओयांग युडू एक राक्षस की तरह उन्मत्त होकर अल्ट्रा बनिंग कोर पर टूट पड़ा। अब किसी भी हथियार का उपयोग नहीं कर रहा था और न ही कोई तकनीक दिखा रहा था। वह एक जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा। उसके हाथ एक के बाद एक अल्ट्रा बन योद्धा को चीर रहे थे, जिनमें लाल वस्त्र पहने कई योद्धा भी शामिल थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा नहीं, युदू को फिर से दौरा पड़ रहा है। ओयांग जुएमियाओ का चेहरा चिंता से भर गया। ईश्वर के प्रेम आधार के अंदर ओयांग परिवार के कई सदस्यों ने ओयांग युडू के फुटेज को चिंता से भरे चेहरों के साथ देखा। कुछ की आंखों में भय और घृणा भी थी, लेकिन ओयांग परिवार के अलावा अब बहुत कम लोग ओयांग युदू पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने सभी को लगभग बहरा कर दिया और आघात तुरंत पानी पर छल्लों की तरह फैल गई। शॉकवेव का केंद्र दुष्ट ड्रैगन की पीठ पर था, जहां ज्यादातर लोगों की नजरें टिकी थीं। उन्होंने ड्रैगन की पीठ से जमीन पर गिरती हुई एक आकृति देखी। धमाका! वह शक्तिशाली आकृति घोड़े की नाल पर्वत की चोटी पर जोर से गिरी।
गिरने से पहले से ही क्षतिग्रस्त कवच में गंभीर विकृति आ गई और उसके भीतर लहूलुहान शरीर से खून बहने लगा। यह अल्ट्रा बर्निंग कोर का कमांडर है। वह मर चुका है। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो, क्योंकि अल्ट्रा बर्निंग कोर ने अपने उन्मत्त आक्रमण के बीच अपना आक्रमण रोक दिया। उनकी आंखों में अविश्वास था। अगले ही पल स्काई स्टार स्लोप पर मौजूद अल्ट्रा बर्न योद्धा और आकाश में मौजूद फ्लाइंग बुल नाइट्स ज्वार की तरह पीछे हट गए। दुष्ट ड्रैगन आसमान से गिरकर पहाड़ की चोटी पर भारी रूप से गिरा, जिससे धूल का एक बादल उठा। ड्रैगन के सिर के ऊपर ड्रैगन शिकारी जिवेस की चमकदार आकृति खड़ी थी। हम जीत गए। अल्ट्रा बर्निंग कोर को खदेड़ दिया गया है। युद्ध के मैदान में म्यूटेटर पहले तो इस पर विश्वास करने में असमर्थ थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वे होश में आए तो उन्होंने हृदय विदारक चीखें निकाली, जो उन जीवित लोगों की चीखें थी जो नरक से वापस आ गए थे। वे वुफू जयकारे में शामिल नहीं हुआ। उसकी नजर बिजली की तरह तेज थी। उसने स्काई स्टार स्लोप पर ओयांग युडू पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक भयंकर दुष्ट भूत की तरह बेतहाशा हंस रहा था। जब ओयांग युडू ने पीछे हटते हुए अल्ट्रा बर्न योद्धाओं का उन्मत्ततापूर्वक पीछा किया, तो वे वुफू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने एक हाथ से पीछे से ओयांग युडू की गर्दन को लपेट लिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली, जबकि उसके पैर ओयांग युडू के पैरों में लिपटे हुए थे। दोनों व्यक्ति एक साथ गिर पड़े तथा वे वुफू ने उन्हें अपनी जगह पर मजबूती से जकड़ लिया। दरार। ओयांग युडू लगभग पागल हो चुका था। उसने व्यर्थ ही संघर्ष किया, फिर अपना मुंह खोला और अपने भयानक सफेद दांत दिखाए तथा वेई वुफू की बांह को काट लिया। उसके दांतों ने वास्तव में वेई वुफू की बांह के कुछ कवच को तोड़ दिया, मांस और त्वचा में छेद कर दिया और तुरंत ही ओयांग युडू के मुंह के कोनों से खून बहने लगा। वेई वुफू का ओयांग युडू को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे ओयांग युडू की आंखों का पागलपन काफी हद तक कम हो गया और वेई वुफू की बांह पर जकड़े हुए दांत धीरे धीरे ढीले हो गए। मैं अब ठीक हूँ। ओयांग युडू की आवाज सुनकर वेई वुफू ने आखिरकार अपना हाथ छोड़ा और धीरे से बैठ गया। ओयांग युडू बिना उठने का इरादा किए जमीन पर लेट गया। उसके मुंह के कोने पर अभी भी वेई वुफू का खून लगा हुआ था। उसका चेहरा अब पागल नहीं था, बल्कि लगभग आनंदित संतुष्ट मुस्कान लिए हुए था। खून से सने स्काई स्टार ढलान पर लेटे हुए आकाश की ओर देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखें नीले आकाश और सूरज को प्रतिबिंबित कर रही थी। ओयांग युडू उस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने से पहले उसने समय लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला अजीब व्यक्ति नहीं हूँ, ओयांग युडू ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उल्लास में डूबे म्यूटेटर्स ने इस स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान मुख्य रूप से लिन शेन और जिवेइस पर था। बिना किसी संदेह के आज ओयांग युडू और बाय शेनफेई जैसे लगभग अजेय प्रतिभाशाली लोगों की मौजूदगी के बावजूद मुख्य पात्र जिवेइस और लिन शेन थे। कम से कम आज के लिए उन्होंने अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और पूरे होमवर्ल्ड को सफलतापूर्वक चौंका दिया था। ये तियान बहुत अच्छा है। वास्तव में तियानचेन के किसी व्यक्ति के योग्य है। आकाश का दृश्य लेने के लिए कैमरे का उपयोग कर रहे एक म्यूटेटर ने प्रशंसा में कहा। क्या तियान? उसके प्रदर्शन को देखते हुए उसे भाई तियान कहना ज्यादा नहीं होगा, है ना? उसके बगल में बैठे एक दोस्त ने कहा। नहीं नहीं नहीं, तियानचेन के लोग इतने सती नहीं हैं। मुझे अभी भी लगता है कि तियान अच्छा लगता है, लेकिन उपनाम पेरपिचुअल मोशन उपयुक्त नहीं लगता। कैमरा चलाने वाले म्यूटेटर ने सोचा, फिर कहा। आकाश पुत्र कैसा रहेगा? मित्र ने कुछ सोचने के बाद सुझाव दिया। ये तो बहुत सामान्य बात है। म्यूटेटर ने इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि यह बहुत उपयुक्त है। देखो, वह तियानचेन से आता है, उसे तियान कहा जाता है और उसके पास इतनी शक्तिशाली हवाई युद्ध क्षमताएं हैं। क्या आकाश का पुत्र बिल्कुल उपयुक्त नहीं है? दोस्त ने मुंह बनाते हुए तर्क दिया। उचित का मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा है। मुझे लगता है कि वह एक बेहतर उपनाम का हकदार है। म्यूटेटर ने अपने सिर पर थोड़े पतले बालों को छूते हुए लंबे समय तक सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपनी जांघ पर थपकी देते हुए कहा, मुझे मिल गया। फ्लैश स्पिरिट। फ्लैश स्पिरिट तियान कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि परपीचुअल मोशन भी उससे बेहतर है। मित्र ने उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तियान, अब हमारे पास कितने विकल्प हैं? 199, जिमिन स्पोर्ट्समैन, ओयांग युडू, वेई वुफू प्लस तियान, कुल 5। म्यूटेटर ने एक छोटी नोटबुक निकाली, उसे पलटा और कहा, केवल 5। मित्र कुछ अवाक सा लग रहा था।
म्यूटेटर ने आह भरते हुए कहा, होमवर्ल्ड का बड़ा वातावरण बहुत खराब है, इन पांचों को ढूंढना भी मुश्किल था। बाय शेनफेई के बारे में क्या? मित्र ने सोचा और फिर पूछा। फिर भी यह संख्या थोड़ी कम है, केवल एक संभावना। यदि हम वास्तव में किसी और को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वह संख्या पूरी कर सकती है। म्यूटेटर ने तब विचार किया। आपकी उपलब्धियों के बावजूद ये पर्याप्त नहीं है, और वेई वुफू और तियान दोनों तियानचिन से हैं। क्या वेई परिवार आपको उन्हें ले जाने की अनुमति देगा? मुझे संदेह है। बेहतर होगा कि आप देखते रहें, मैं वापस जा रहा हूँ, दोस्त ने कहा, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए, अपनी कलाई पर डायल घुमाते हुए और अपने शरीर को विकृत करते हुए गायब हो गया। जैसे ही 3 दिन की समय सीमा समाप्त हुई, सभी लोग तुरंत जिनशुई झील पर वापस चले गए। चूंकि पहले से ही एक समझौता हुआ था, वेई वुफू ने युद्ध हेलमेट, युद्ध के कपड़े और पालतू लांच का एक बड़ा बैच ले लिया। लिन शेन को आवंटित हिस्सा ज्यादातर वेई वुफू को भी मिला, सिवाय एक उत्परिवर्ती पालतू जानवर के सेना कमांडर के दुष्ट ड्रैगन को। नरक रॉक क्रिस्टल दुष्ट ड्रैगन, उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी विकास सक्षम। शक्ति 41, गति 41, कठोरता 41, कठोरता 40.9, आधार उत्परिवर्तन प्रतिभा, उत्परिवर्ती दुष्ट ड्रैगन शरीर, उत्परिवर्ती रॉक परिवर्तन, नरक का अमर दानव अभिशाप। हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन की विशेषताएं और प्रतिभाएं फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन के गुणों और प्रतिभाओं के बराबर हैं, लेकिन दोनों अतुलनीय हैं। फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन एक आक्रमण केंद्रित पालतू जानवर है, जबकि हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन एक उच्च रक्षा और स्वास्थ्य वाला वाहन है, जो मांसढाल प्रकार के पालतू जानवर के रूप में भी कार्य करता है तथा एक अलग उद्देश्य को पूरा करता है। म्यूटेंट इविल ड्रैगन बॉडी इसे अधिक मजबूत शरीर प्रदान करती है तथा इसके गुणों को चारों ओर से बढ़ाती है। म्यूटेंट रॉक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी सुरक्षा को बढ़ाता है। नर्क का अमर दानव अभिशाप वास्तव में एक प्रकार की पुनर्जनन क्षमता है, जो नर्क रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन को चोट लगने के बाद अपने शरीर को तेजी से पुनर्जीवित करने की अनुमति देती है। माउंट और मीट शील्ड के रूप में हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन बेस म्यूटेशन के स्तर पर लगभग सही है और इसकी हमला करने की शक्ति भी कमजोर नहीं है। अगर जिवेस की ड्रैगन हत्या प्रतिभा इस पर एक निवारक प्रभाव नहीं डालती, तो यह वास्तव में परेशानी भरा होता। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि ओयांग परिवार ने भी तियानचेन को एक हिस्सा दान किया था, जो सिर्फ ओयांग युदू को प्राप्त हुआ हिस्सा नहीं था, बल्कि इसमें ओयांग परिवार की अपनी जेब से भी कुछ योगदान शामिल था, जिसका मूल्य वेई वुफू के लाभ से कम नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तुम्हें खोजने के लिए तियानचेन आऊंगा, ओयांग युदू ने जाने से पहले ये शब्द कहे। वह तुम्हें खोजने के लिए तियानचेन क्यों जा रहा है? लिन शेन ने धीमी आवाज में वेई वुफू से पूछा। नहीं मालूम, वेई वुफू ने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया। वेई वुफू ने सामान को सीधे तियानचेन वापस पहुंचाया। लिन शेन ने बीच रास्ते में ही उससे अलग होकर रास्ता बनाया, और जब वह डार्क बर्ड बेस में वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि उस शैतान ने मुझे पा लिया है? लिन शेन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन भले ही वह शैतान मुसीबत की तलाश में आया हो, लिन शेन अब डरता नहीं था। स्काई स्टार स्लोप की लड़ाई में लिन शेन के बलिदानी प्रभामंडल ने भयानक मात्रा में बलिदान जमा कर दिए थे, जो लिन शेन को 100 से अधिक की विशेषता बढ़ाने में सक्षम थे। 100 से ज्यादा गुणमान का क्या मतलब है? ऐसा कहा जाता है कि सामान्य आरोही की विशेषताएं 41 से 80 तक होती हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ विशेषताओं के मामले में बली हीलो से मिली बढ़त के साथ लिन शेन औसत आरोही से कहीं ज्यादा मजबूत है। यदि वह शैतान फिर से मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करता है, तो लिन शेन को उसे यह परखने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि उसका मुक्का कितना जोरदार है। लिन शेन ने किसी को नहीं देखा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मुड़ गया, लेकिन वह चौंक गया। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो पहले कभी वहां नहीं आया था, लेकिन वह कोई विचित्र व्यक्ति नहीं था। वह सिर्फ एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी था, जो काम के पैंट और बनियान पहने हुए था। उसके गले में एक पुराना एसएलआर कैमरा लटका हुआ था और उसके कंधे पर उससे भी पुराना वीडियो कैमरा था। आप कौन हैं? लिन शेन ने अपने सामने खड़े गंजे आदमी को घूर कर देखा। हालांकि वह काफी साधारण लग रहा था, यहाँ तक कि थोड़ा ज्यादा वजन वाला भी। लिन शेन को नहीं लगता था कि वह वाकई साधारण है। कम से कम एक औसत मध्यम आयु वर्ग का ज्यादा वजन वाला गंजा आदमी निश्चित रूप से उसके सामने 2 से 3 मीटर के भीतर चुपचाप नहीं आ सकता था। हेलो तियांग, मेरा नाम झू जियांग कियांग है और यह मेरा बिजनेस कार्ड है।
उस आदमी ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे दोस्ताना तरीके से लिन शेन को सौंप दिया। आजकल लोगों के पास अभी भी बिजनेस कार्ड है। लिन शेन ने संदेह के साथ बिजनेस कार्ड लिया और उस पर नजर डाली, केवल ये देखने के लिए कि उस पर नाइटमेयर ग्रुप की मदर प्लेनेट ब्रांच स्टार स्काउट झू जियानकियांग लिखा हुआ है। स्टार स्काउट, मुझे स्टार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिन शेन ने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं नहीं नहीं, आप गलत हैं, ये स्टार स्काउट उस तरह का स्टार स्काउट नहीं है। हम जो करते हैं वह है विभिन्न ग्रहों पर होनहार युवा लोगों की खोज करना और फिर उन्हें हमारे नाइटमेयर ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ, इसलिए मैं आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, झू जियानकियांग ने जोर देकर कहा और ऐसे हाव भाव से कहा जिससे पता चलता था कि समूह का सदस्य बनना एक बेहद गर्व की बात है। दुर्स्वप्न समूह। कौन सा दुर्स्वप्न समूह? लिन शेन ने अब तक समझ लिया था, यह आदमी किसी विदेशी परिवार का सदस्य होना चाहिए, जो होनहार युवा योद्धाओं की तलाश में मातृ ग्रह पर आया है। हालांकि उसने किसी दुर्स्वप्न समूह के बारे में नहीं सुना था, न ही तियानशिन ने ऐसे किसी समूह का उल्लेख किया था। वास्तव में तियानशिन ने ब्रह्मांड में मनुष्यों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। एक ऐसी जाति के लिए जो मनुष्यों की तरह उच्च रैंक पर नहीं थी, ये काफी अच्छा था कि तियानशिन को पता था कि वे मौजूद हैं। यह उम्मीद करना तो दूर की बात है कि वह जानता होगा कि उनके पास क्या ताकतें हैं। तुमने दुर्स्वप्न समूह के बारे में नहीं सुना है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें बस ये जानना है कि दुर्स्वप्न समूह वर्तमान में विदेशी दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानव बल है। समूह के अंदर अनगिनत शक्तिशाली प्राणी हैं, न कि केवल मनुष्य। इसके झंडे के नीचे विदेशी प्रजातियों के कई मजबूत व्यक्ति भी हैं। झू जियानकियांग ने ऐसे कहा जैसे कि नाइटमेयर ग्रुप एक बहुत बड़ा अंतरतारकीय समूह था। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी मातृभूमि छोड़ने की कोई योजना नहीं है। लिन शेन को लगा कि यह आदमी बहुत विश्वसनीय नहीं था और वह जल्दी से यहाँ से जाना चाहता था। तियान, क्या तुम जानते हो कि दुर्स्वप्न समूह में शामिल होने का क्या मतलब है? जब तक तुम परीक्षा पास कर सकते हो, तुम्हें अपनी साधना के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर सर्वोत्तम संसाधन, विकास कौशल, युद्ध तकनीक, पालतू जानवर और महिलाएं लेकर आएगा। भोजन, कपड़े और आवास सभी बेहतरीन होंगे, कुछ ऐसा जो तुम निश्चित रूप से मातृग्रह पर आनंद नहीं ले सकते। स्वर्गीय जाति की सुंदर लड़कियां, चुड़ैल कबीले की आकर्षक बड़ी बहनें, स्टारशाइन कबीले की पवित्र महिला साधक, वे सभी आपके साथ गर्म झरनों में स्नान करेगी, आपको शराब पिलाएंगी। जब तक आपकी प्रतिभा अच्छी है और आपकी ताकत काफी मजबूत है, आप जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं। झू जियानकियांग का वर्णन आकर्षक और अतिशयोक्तिपूर्ण था। लिन शेन जितना अधिक सुनता, यह उतना ही कम विश्वसनीय लगता और वह यह महसूस करने से नहीं बच सका कि यह कहानी बहुत ही जानी पहचानी थी। गहराई से सोचने पर क्या ये वही बड़े बड़े वादे नहीं थे जो उनकी बड़ी बहन अक्सर अपने कर्मचारियों को आसमान में उड़ने वाले वादे करते समय करती थी? बेशक उसकी बहन ने जो वादा किया था उसे पूरा कर सकती थी, लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, आपको उसके लिए अधिक मूल्य बनाना होगा, अन्यथा आपको उससे कुछ भी लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण है तो तियानचिंग में वेई वुफू को खोजने जाएं। मैं दुर्स्वप्न समूह में शामिल हो सकता हूं या नहीं, ये तय करना मेरे हाथ में नहीं है, वेई वुफू को सहमत होना होगा। मेरे पास अन्य मामले हैं, इसलिए मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा, अलविदा। लिन शेन ने हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन को बुलाया, उस पर सवार होकर आकाश में उड़ गया। मत जाओ, चलो कुछ और बातें करते हैं। झू जियानकियांग ने आवाज लगाई, लेकिन तियान को जाने से रोकने में असमर्थ, वह केवल उदास होकर देख सकता था। अब मैं अपने कोटे का क्या करूंगा? झू जियानकियांग ने चिंता से आहें भरते हुए अपने लगभग गंजे सिर को सहलाया। लिन शेन ने हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन पर सवार होकर एक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया, उतरने के लिए एक एकांत स्थान ढूंढा, अपने पालतू जानवर को छिपाया और एक गुफा में घुस गया। गुफा में लिन शेन ने अपनी घड़ी के टेलीपोर्ट फंक्शन को सक्रिय किया और घास के ढलान वाले क्षेत्र में पहुंच गया। आसपास कोई न देखकर वह आखिरकार अपने असली रूप में लौट आया, अपने कपड़े और भेष बदल लिए, एक दिन ढलान पर घूमता रहा, कुछ उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों को मार डाला और फिर गुफा में वापस आ गया। एक बार फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, लिन शेन ने आत्मविश्वास से डाकबर्ड बेस की ओर वापसी का रास्ता लिया। लिन शेन का मूड खराब चल रहा था।
पहले वह रात में घास के ढलानों पर जहरीले कीड़ों का शिकार करता था और फिर कभी कभी दिन में आराम करने के लिए बाहर निकल जाता था। वह जहां चाहता था वहां खाना खा सकता था और जहां चाहता था वहां खेल सकता था। लेकिन अब इस डर से कि वह अजीब व्यक्ति यह पता लगा लेगा कि वह अभी भी जीवित है, उसे दिन रात घर में ही बंद रहना पड़ता था और वह घास की ढलानों पर जहरीले कीड़ों का शिकार करने के अलावा कहीं नहीं जाता था। हालांकि उन जहरीले कीड़ों से प्राप्त बेस म्यूटेशन फ्लूइड का सेवन करने से अब उसकी उत्परिवर्तन दर में कोई सुधार नहीं हो रहा था और यही बात उसके लिए सबसे अधिक परेशान करने वाली बात थी। आखिरकार वह पहले से ही मिश्र धातु स्तर पर था और म्यूटेंट स्टील विषैले कीड़ों का प्रभाव न्यूनतम था। उसे उच्च श्रेणी के म्यूटेंट जीवों का शिकार करने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। कहाँ जाना है? लिन शेन अपनी कलाई घड़ी से खेलते हुए गहरी सोच में डूब गया। घड़ी में दो निर्देशांक संग्रहित थे, एक घास वाली ढलानों के लिए और दूसरा उस रिंग माउंटेन ग्रह के लिए। जब वह रिंग माउंटेन ग्रह से लौटा तो घड़ी ने उससे निर्देशांक रिकॉर्ड करने के लिए संकेत नहीं दिया था, इसलिए वह जानता था कि संग्रहित अन्य निर्देशांक वास्तव में उस ग्रह के थे। उस विचित्र आकृति ने उसे उस विशेष निर्देशांक पर ले जाने के लिए किसी चीज के साथ छेड़छाड़ की थी। यह उस ग्रह पर कोई यादृच्छिक विस्थापन नहीं था। अब समस्या ये थी कि ग्रह पर आरोही प्राणी निवास करते थे और लिन शेन को इस समय उन्हें मारने में कोई लाभ नहीं दिख रहा था। उन्हें मारना कठिन था और वह उनसे प्राप्त असेंशन लिक्विड का उपयोग भी नहीं कर सकता था। वेई वुफू ने कहा कि असेंशन लिक्विड में निहित ऊर्जा बहुत तीव्र थी और बेस म्यूटेशन स्तर पर इसका उपयोग करने से शरीर को नुकसान हो सकता था, इसलिए यह अनुपयोगी था। लिन शेन ने यह भी सोचा था कि अपने स्वयं के विकास सिद्धांत के साथ वह आरोही द्रव को पचाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वेई वुफू द्वारा उल्लिखित ऊर्जा विस्फोट वास्तविक था और आरोही द्रव उसके शरीर के अंदर विस्फोटित हुआ, तो उसे कौन झेल सकता था? लिन शेन ने महसूस किया कि सतर्क रहना सबसे अच्छा है, फिर भी अजीब आकृति की परेशानी से निपटने के बाद वह अभी भी उस ग्रह पर जाना चाहता था। बलि प्रभामंडल द्वारा प्रदान की गई शक्ति उसके लिए एक उच्च स्तरीय आरोही प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वह ये देखने के लिए एक अवसर की तलाश में था कि क्या वह मारने के लिए एक उत्परिवर्तित आरोही प्राणी पा सकता है। बेशक यह सबसे अच्छा होगा यदि यह एक उत्परिवर्तित आरोही अंडे के साथ हो, लेकिन अजीब आकृति के साथ परेशानी को हल करने से पहले लिन शेन लापरवाही से बलिदान प्रभामंडल की शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले रियल किंग ग्रह पर उत्परिवर्ती प्राणियों का शिकार करने के लिए स्थान ढूंढना बेहतर होगा। एक बार फिर घास की ढलानों में प्रवेश करते हुए लिन शेन लाल अल्ट्राबन बैटल सूट और हेलमेट पहने हुए बिग रेड बुल के ऊपर सवार हो गए। अब जहरीले कीड़ों की परवाह नहीं की और एक दिशा में आगे बढ़ते रहे। वह पहले भी जहरीले कीड़ों की तलाश में इस दिशा में घूम चुका था और घास की ढलानों के अंत तक पहुंच गया था जहां एक बड़ी नदी बहती थी। नदी के उस पार अंतहीन स्टील का जंगल था। नदी चौड़ी थी और लिन शेन तैरने में असमर्थ था, इसलिए उसने उसे पार करने की हिम्मत नहीं की। अब स्वर्ग की सीढ़ी और अमर दरबार पर कदम रखने के अपने कौशल को निखारने के बाद एक साधारण नदी कोई बाधा नहीं थी, खासकर जब उसके साथ नर्क रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन था। इसलिए उसने दूसरी तरफ जंगल की जांच करने के लिए नदी पार करने की योजना बनाई। जब लिन शेन नदी के पास पहुंचे तो पहले तो उनका इरादा सीधे नदी पार करने का था, लेकिन क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने नदी के ऊपर कुछ ही दूरी पर एक मानव आकृति देखी। यहाँ कोई क्यों होगा? लिन शेन ने ध्यान से देखा और वास्तव में यह एक व्यक्ति था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह व्यक्ति नदी के किनारे एक उभरी हुई चट्टान पर बैठा था। उसने कोट जैसा कुछ पहना हुआ था, उसके हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी थी, उसके पास एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक थमस रखा हुआ था और वह स्पष्ट रूप से मछली पकड़ रहा था। उनके सिर पर कोई सींग नहीं थे, जाहिर है कि वे अट्रबन जनजाति के नहीं थे, न ही पंख या कुछ और था, वे मानव प्रतीत हो रहे थे। ऐसी जगह पर कोई इंसान मछली क्यों पकड़ रहा होगा? हैरान होकर लिन शेन ने सोचा और फिर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर वह कौन था। जैसे जैसे वह करीब गया उसने देखा कि मछली पकड़ने वाला आदमी बूढ़ा नहीं लग रहा था, लगभग 30 साल का, शायद उससे भी कम उम्र का। अपने चौकोर चेहरे और दाढ़ी की वजह से वह अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का लग रहा था। दोस्त, क्या तुम यहाँ मछली पकड़ सकते हो? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, आदमी ने अपना सिर घुमाकर लिन शेन की ओर देखा और दयालुता से मुस्कुराया।
कैसा है पकड़? लिन शेन उसके पास गया। उसने अपने पास रखी मछली की टोकरी पर नजर डाली। अंदर कुछ हिल रहा था, लेकिन चून की टोकरी ज्यादातर पानी के अंदर थी, इसलिए वह नहीं देख पाया कि अंदर किस तरह की मछलियां हैं। बुरा नहीं है, आदमी ने कहा और अपने पास रखे चाय के बर्तन और नए कप को उठाया। लिन शेन को एक कप चाय दी और कहा, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? क्या तुम भी मछली पकड़ने आए हो? मैं मछली नहीं पकड़ता, मैं सड़क के उस पार जंगल में जाकर देखना चाहता हूँ। लिन शेन ने चाय ली और एक छोटा सा घूंट पिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। उसे इस बात का डर नहीं था कि उस आदमी ने चाय में जहर मिला दिया है, क्योंकि इस दौरान उसे नहीं पता था कि उसने कितना जहर या बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लिया है। अब उसका शरीर जहर के प्रति लगभग अभेद्य था, यह उसके डर में सबसे कम था। लिन शेन को ये कहते हुए सुनकर आदमी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप सड़क के उस पार जंगल में जाना चाहते हैं? हाँ। क्या दूसरी तरफ के जंगल में कोई समस्या है? लिन शेन ने अच्छी तरह महसूस किया कि आदमी की बातों में कुछ और भी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस जंगल में भूत है, आदमी ने गंभीरता से कहा। भूत? लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी ऐसा बयान देगा। वे किस युग में रह रहे थे? कौन अभी भी भूतों और देवताओं में विश्वास करता है? भले ही कोई विसंगति थी, ये बेस वेरिएंट प्राणियों के कारण होनी चाहिए। हाँ, भूत। यदि आप उस जंगल में जाते हैं, तो आपको कई अजीब चीजें मिलेंगी और यह भूतिया दीवार से टकराने जैसा है। चाहे कुछ भी हो, आप बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे, आदमी ने कहा, जैसे कि वह किसी गंभीर बात के बारे में बात कर रहा था। हालांकि लिन शेन को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक लंबी कहानी सुन रहा था। ये सिर्फ एक जंगल था, अगर वह बाहर नहीं निकल सकता था, तो क्या वह उड़कर बाहर नहीं निकल सकता था? जहां तक भूत की दीवार से टकराने की बात है, तो उसे वैसे भी इस पर यकीन नहीं हुआ। शुरू में लिन शेन इस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उसके अंधविश्वासी व्यवहार को देखकर उसने इस विचार को खारिज कर दिया। अपनी चाय खत्म करने और कप नीचे रखने के बाद उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और जंगल में जाने का फैसला किया। वह आदमी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी अचानक हिल गई। उसने जल्दी से मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ी और खड़ा हो गया। तनी हुई छड़ एक चाप में मुड़ गई और मछली पकड़ने की रेखा नदी में गहराई तक खींच ली गई, जैसे कि कुछ नीचे तैर रहा हो। लिन शेन भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि रियल्म किंग ग्रह पर किस तरह की मछली पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह रुक गया और किनारे पर खड़ा होकर देखने लगा। नीचे की मछली बड़ी लग रही थी और आदमी उसे सीधे ऊपर नहीं खींच सकता था। लाइन छोड़ने और वापस लाने में संघर्ष शुरू हो गया। जैसे ही उसने देखा, लिन शेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पानी की सतह पर छप छप की आवाज बढ़ती गई और कुछ ही पलों में 100 मीटर के भीतर पानी में हलचल मच गई। अरे, यह मछली कितनी बड़ी हो सकती है? लिन शेन की जिज्ञासा बढ़ गई। वह सोचने लगा कि आखिर उस आदमी ने किस तरह की मछली को काटा है। आदमी का चेहरा भी तनावपूर्ण हो गया। वह नीचे की बड़ी मछलियों के साथ बुद्धि और ताकत की लड़ाई में उलझा हुआ था। बेहतर लाभ उठाने के लिए उसने कई तरह के रुख अपनाए और कई बार वह लगभग नदी में ही खींच लिया गया। ये देखकर लिन शेन जल्दी से छड़ी वाले आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। इसे मत छुओ, तुम मछली पकड़ना नहीं जानते, इससे खिलवाड़ मत करो, आदमी ने लिन शेन को रोका। लिन शेन के पास चुपचाप खड़े होकर उस आदमी को काम में व्यस्त देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति अचानक मछली पकड़ने वाली छड़ी को खींचने लगा और तेजी से पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगा, तथा चलते समय लगातार रस्सी पकड़ता रहा। लिन शेन को पता था कि मछली सतह पर आने वाली है और उसने नदी को ध्यान से देखा। अचानक एक काली आकृति पानी की सतह को चीरती हुई आई। जब लिन शेन ने उसे स्पष्ट रूप से देखा, तो वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, तुम उस चीज को मछली कहते हो? लिन शेन मन ही मन आश्चर्यचकित था। जीव के शरीर का केवल एक हिस्सा ही पानी से बाहर निकला था, लेकिन वह मछली जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। काले रंग के शल्कों से ढका उसका शरीर गहरे जेड जैसा था, जिसका जो हिस्सा बाहर निकला हुआ था वह 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। इसमें लहराते मछली के पंख भी थे और लिन शेन ने एक चील के पंजे जैसा कुछ भी देखा। नीचे का पानी और भी ज्यादा अशांत हो गया, जिससे जीव का और भी ज्यादा हिस्सा दिखाई देने लगा। लिन शेन जितना ज्यादा देखता, उतना ही उसे लगता कि इसे मछली नहीं कहना चाहिए, इसे ड्रैगन कहना ज्यादा उचित लगता।
10 मीटर से अधिक लंबा एक गहरे रंग का जेड ड्रैगन जिसमें केवल सींग नहीं थे, अन्यथा दिखने में ड्रैगन जैसा ही था। निस्संदेह यह एक क्रिस्टल आधारित प्राणी था। लिन शेन ने सोचा था कि वह आदमी सबसे अच्छा एक स्टील प्राणी को पकड़ लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक क्रिस्टल आधारित प्राणी को हुक करेगा जो एक ड्रैगन जैसा दिखता है। यह आदमी कौन है? क्या वह वाकई ऐसा कर सकता है? लिन शेन ने उस आदमी को हैरानी से देखा। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी प्रभावशाली नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने क्रिस्टल आधारित प्राणी के खिलाफ इतने लंबे समय तक बिना टूटे अपना स्थान बनाए रखा, जो कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। जबकि लिन शेन अभी भी सदमे में था, आदमी ने पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था और बलपूर्वक काले जेड ड्रैगन के शरीर के आधे हिस्से को पानी से बाहर खींच लिया था। गहरे रंग का जेड ड्रैगन हवा में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। उसकी पूंछ पानी की सतह पर थपथपा रही थी और 1 गज ऊंची लहरें पैदा कर रही थी। लेकिन चाहे वह कितना भी छटपटाए, वह हुक से बच नहीं सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह आदमी जल्दी से पीछे हटा और डार्क जेड ड्रैगन के आधे शरीर को किनारे पर खींच लिया। फिर उसने अपने पास रखा जाल उठाया और डार्क जेड ड्रैगन के सिर पर जोर से मारा। काले जेड ड्रैगन की आंखें तुरंत पीछे मुड़ गईं, उसका शरीर शिथिल पड़ गया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यहां तक कि जब आदमी ने उसे किनारे पर खींच लिया। प्रभावशाली। लिन शेन ने ईमानदारी से प्रशंसा की, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी को ऐसे प्राणी के लिए मछली पकड़ते देखा था। बुरा नहीं है, हालांकि थोड़ा छोटा है, आदमी ने लापरवाही से कहा। फिर भी कोई भी समझदार आंख वाला व्यक्ति देख सकता था कि उसके होंठ इस तरह मुड़े हुए थे जैसे कि वह एके पकड़े हुए हो। गहरे रंग के जेड ड्रैगन को किनारे पर पूरी तरह से खींचने के बाद लिन शेन ने सोचा कि वह आदमी प्राणी से बेस म्यूटेशन द्रव इकट्ठा करना शुरू कर देगा। हालांकि उस आदमी ने अप्रत्याशित रूप से एक बहुत ही रेट्रो स्टाइल वाला कैमरा निकाला और उसे लिन शेन को सौंपते हुए कहा, मेरे लिए एक तस्वीर ले लो। सौभाग्य से लिन शेन को कैमरा चलाना आता था। उसके तीसरे भाई के पास घर पर कुछ पुराने कैमरे थे और उसने लिन शेन को तस्वीरें लेना सिखाया था। हालांकि लिन शेन को सीखने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले तो लिन शेन ने तस्वीरें लेने के लिए अपने तीसरे भाई का बड़ी दिलचस्पी से पीछा किया, लेकिन सूर्योदय को कैद करने के एक प्रयास के बाद वे आधी रात तक एक पहाड़ पर ठंडी हवा में बैठे रहे, जो बहुत ही उबाऊ था। लिन शेन ने डार्क बर्ड बेस को जितनी बार छोड़ा था, उनमें से अधिकांश अपने तीसरे भाई के साथ फोटोग्राफी के लिए गए थे, और यह अनुभव बिल्कुल भी सुखद नहीं था, जिसके कारण उनमें दोबारा वहां जाने की रुचि नहीं रही। हालांकि एक बार ऐसा हुआ जब लिन शेन अपने तीसरे भाई के कमरे में इंतजार कर रहा था और बोरियत के कारण उसने अपने कुछ फोटो एल्बमों को यूं ही पलट दिया। उसे जो मिला उससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। वे जिन परिदृश्यों और पौधों की तस्वीरें लेने गए थे, वे कहीं नजर नहीं आए। उनकी जगह कम कपड़ों में खूबसूरत महिलाओं की कई तस्वीरें थीं। उस समय लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसका तीसरा भाई उसे जानबूझकर उन परिदृश्यों की तस्वीरें लेने के लिए साथ लाया था, ताकि उसे ऐसा करने से रोका जा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर लिन शेन को पता होता कि वह ऐसी चीजों की तस्वीरें ले सकता है, तो उसने कभी हार नहीं मानी होती। गहरे जेड ड्रैगन वाले आदमी की कुछ तस्वीरें लेने के बाद लिन शेन ने कैमरा उसे वापस कर दिया। आदमी ने तस्वीरें देखी और काफी संतुष्ट लग रहा था। कैमरा दूर रखने के बाद उसने डार्क जेड ड्रैगन के मुंह से मछली का हुक भी निकाला। NOWELLBEIN.CO बैकवोट बैकवोट बैकवोट। उस आदमी की अगली कार्रवाई ने लिन शेन को अचंभित कर दिया। उसने वास्तव में डार्क जेड ड्रैगन को वापस नदी में धकेल दिया। पानी को महसूस करते ही डार्क जेड ड्रैगन को कुछ होश आया। वह किनारे के पास तैरता रहा। पहले तो वह अस्थिर था, फिर अपनी पूंछ हिलाते हुए वह गहरे पानी में डूब गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। तुमने इसे क्यों जाने दिया? लिन शेन को लगा कि यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि यह प्राणी बहुत अच्छी तरह से उत्परिवर्ती हो सकता है। इसे रखने का कोई फायदा नहीं है, आदमी ने कहा और चट्टान पर वापस बैठ गया, अपने हुक में चारा डाला और मछली पकड़ना फिर से शुरू कर दिया। क्या तुम बस खिलवाड़ कर रहे हो? अगर तुम इसे नहीं चाहते तो इसे क्यों पकड़ते हो? लिन शेन ने जटिल भाव से उस आदमी को देखा। पहले तो उसने उस आदमी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उसने उसे क्रिस्टल आधारित प्राणी को पकड़ते देखा तो उसे यह बात अजीब लगी। उन्होंने कहा कि नदी के उस पार के जंगल में भूत रहते हैं। हो सकता है कि वाकई कुछ गड़बड़ हो सकता है कि वे असली भूत न हो, लेकिन यह उनकी अपनी अजीबोगरीब बात हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। बड़े भाई, आपने पहले भी कहा था कि नदी के उस पार के जंगल में भूत है।
क्या आप इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं? लिन शेन ने कुछ सोचने के बाद पूछा। मैं खुद कभी दूसरी तरफ नहीं गया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को उस पार जाते और फिर कभी वापस नहीं आते देखा है। एकमात्र व्यक्ति जो वापस आया था, वह पागल था, मानो उस पर भूत सवार हो गया हो। वह व्यक्ति कुछ देर रुका और फिर बोला, यदि आप उस पार जाना चाहते हैं, तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। क्या इस नदी में पाए जाने वाले बेस वेरिएंट जीव इसे पार करने वाले लोगों पर हमला करते हैं? लिन शेन ने पूछा। ऐसा होना दुर्लभ है, लेकिन नदी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक है। लकड़ी इस पर तैर नहीं सकती और यहाँ तक कि गुब्बारे भी डूब जाएंगे, इसलिए इसे पार करना आसान नहीं है, उस व्यक्ति ने समझाया। लिन शेन आश्चर्यचकित रह गया और उसने जल्दी से अपने बैग से एक धातु का लंच बॉक्स निकाला और उसे नदी की ओर फेंक दिया। धातु से बने लंच बॉक्स को पानी की सतह को छूने पर नाव की तरह तैरना चाहिए, लेकिन यह पानी तक भी नहीं पहुंच पाया। हवा में ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी ताकत ने इसे खींच लिया हो, जिससे ये तुरंत विकृत होकर पानी में गिर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। लिन शेन चौंका, इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण! यह अच्छी बात है कि मैंने अभी कूदने की कोशिश नहीं की। इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ मैं हवा में रहते हुए भी नीचे खींच लिया जा सकता था। इस विचार के साथ लिन शेन ने उस आदमी को और भी अधिक विस्मय के साथ देखा। यह नदी असाधारण गुरुत्वाकर्षण के साथ बहुत रहस्यमय थी, फिर भी वह एक क्रिस्टल आधारित प्राणी को खींच सकता था जो 10 मीटर से अधिक लंबा था। बस इसके लिए आवश्यक ताकत ही भयावह थी। दोस्त, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लिन शेन ने सहजता से पूछा। वह आदमी बिना जवाब दिए सिर्फ मुस्कुराया। लिन शेन को जल्दी ही एहसास हो गया कि जब उस आदमी ने पहले उसका नाम पूछा था, तो उसने जवाब नहीं दिया था और अब जवाब न मिलने की बारी उसकी थी। यह एक त्वरित बदला था। लिन शेन को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह वही था जिसने पहले अपनी पहचान उजागर नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन अंदर ही अंदर उसने उस आदमी को एक उपनाम दिया, मछुआरा। दोस्त, अब मैं विदा लेता हूँ। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। लिन शेन जाने के लिए तैयार था। वह अच्छा तैराक नहीं था और नदी पार करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ के जंगल में अजीबोगरीब चीजें हो सकती थीं। बेहतर है कि न ही जाएं। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे, फिशर ने सौहार्दपूर्ण ढंग से जवाब दिया। लिन शेन ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक उसने दूर आसमान में एक परिचित आकृति को इस ओर आते देखा। तियानशिन भी यहाँ क्यों है? ये पहाड़ी से समुद्र तट तक काफी दूर होना चाहिए, है ना? तियानशिन को देखकर लिन शेन को अब जाने की जल्दी नहीं थी। चूंकि तियानशिन यहाँ आया था, इसका मतलब ये होना चाहिए कि समुद्र तट बहुत दूर नहीं था। अगर वह पता लगा सकता था कि किस रास्ते से जाना है, तो समुद्र तट की ओर जाना बुरा नहीं होगा। वहाँ कई उत्परिवर्ती जीव थे और लिन शेन की वर्तमान ताकत के साथ वह उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस जीवों का सामना करने से नहीं डरता था। यह तेजी से उत्परिवर्तन प्राप्त करने का एक शानदार अवसर था। तियानशिन ने बहुत पहले ही लिन शेन और मछुआरे को देख लिया था, लेकिन लिन शेन की वर्तमान अल्ट्रा बन जनजाति पोशाक और सवारी के कारण वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। हाल ही में तियानशिन बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसने रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करने वाले कई मनुष्यों को लूट लिया था और कुछ अल्ट्रा बन योद्धाओं को मार डाला था, जिससे काफी धन इकट्ठा हो गया था। शायद क्योंकि हाल ही में चीजें उसके लिए बहुत आसानी से चल रही थी, वह लिन शेन द्वारा लूटे जाने का सबक भूल गया था। नदी के किनारे दो मनुष्यों को देखकर वह बेखौफ होकर उनके पास उड़ गया। भले ही लिन शेन ने सेना कमांडर के युद्ध कपड़े और हेलमेट पहन रखे थे और वह भी ग्रेट बुल पर सवार थे, लेकिन तियानशिन ने इसकी परवाह नहीं की और यहाँ तक कि उसने लिन शेन को एक आसान लक्ष्य समझ लिया। यह आदमी फिर से दिखावा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह हाल ही में अच्छा समय बिता रहा है। तियानशिन को आसमान से उतरते हुए देखकर सफेद लबादा और आकर्षक मुस्कान, जैसे कोई देवदूत दुनिया को बचाने के लिए स्वर्ग से उतर रहा हो, लिन शेन ने खुद से कहा। तियानशिन लिन शेन के सामने उतरा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसके बारे में उसका मानना था कि वह सभी प्राणियों को आकर्षित कर सकती है। मानव, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? इच्छुक, लिन शेन ने सहमति से सिर हिलाया। तियानशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों के तौर पर हमें अच्छी चीजें साझा करनी चाहिए, है ना? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे निकाल दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोस्तों को साझा करना चाहिए। आपके बैग में कौन सी अच्छी चीजें हैं? उन्हें बाहर निकालो और देखते हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
लिन शेन की प्रतिक्रिया सुनकर तियानशिन अचानक ठंडा पड़ गया और एक पेट लांच निकाला। उसे लिन शेन पर निशाना बनाते हुए कहा, दोस्त, ऐसा लगता है कि आपने स्थिति को नहीं समझा है। लिन शेन ने अपने हाथ में रखे पेट लॉन्चर को अल्ट्रा बन जनजाति की वस्तु के रूप में पहचाना, जो संभवतः चोरी की गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कौन सी स्थिति? लिन शेन ने जानबूझकर पूछा। साझा करने का मतलब है कि तुम मुझे अपना सामान दोगे और एक अच्छे दोस्त के रूप में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तियानशिन ने ठंडे चेहरे से कहा। और यहाँ मैंने सोचा कि दोस्तों के बीच साझा करना पारस्परिक था, लिन शेन ने आह भरी। आपसी साझा करना उतना आनंददायक नहीं है जितना कि सब कुछ अपने पास रखना। मुझे अपनी खुशी दोगुनी पसंद है, तियानशिन ने बहुत प्रसन्नता से कहा। अब अपनी चीजें साझा करना शुरू करें और देखते हैं कि आपके पास कौन सी अच्छी चीजें हैं। ये सही है, लिन शेन ने सिर हिलाया, अपना एक पेट लॉन्च निकाला, उसे तियानशिन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मुझे दोगुनी खुशी का विचार पसंद आने लगा है। अपना सामान मेरे साथ साझा करें। हाँ, यहाँ सचमुच नौसिखिए लोग हैं। क्या तुमने मेरी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सुना है? रॉबिंग एंजल के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो अपने साथी देशवासी से पूछो, तियानशिन ने अति आत्मविश्वास के साथ कहा और अभी भी मछली पकड़ रहे मछुआरे की ओर इशारा किया। दोस्त, क्या तुमने रॉबिंग एंजल के बारे में सुना है? लिन शेन ने मछुआरे से पूछा। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, मछुआरे ने तेजी से उत्तर दिया। इससे तियानशिन का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने ठंडे चेहरे से कहा, वास्तव में ऐसे मूर्ख हैं जिन्होंने मेरा नाम भी नहीं सुना है। तुम वास्तव में मौत को बुलावा दे रहे हो। खैर, फिर मुझे दोष मत दो। इससे बहुत दुखी तियानशिन ने तुरंत गोली चला दी। यद्यपि उनके पेट लांचर में एंजल रिवॉल्वर की फायरिंग गति नहीं थी, फिर भी 40 की फायरिंग गति के साथ यह एक अच्छी वस्तु थी। जैसे ही उसकी उंगली हिली, लिन शेन, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, ने तुरंत अपनी गति 40 से अधिक कर ली और तियानशिन के पास जा पहुंचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक साधारण इंसान मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तियानशिन के लिए ऐसी गति विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थी। उसने सीधे पीछे से एक लाल क्रिस्टल शॉर्ट ब्लेड निकाला और तेज गति के साथ लिन शेन की गर्दन की ओर वार किया। लिन शेन के कदम बदल गए, दिव्य दरबार में इत्मीनान से टहलने जैसी हरकतों से बचते हुए, और वह तियानशिन के बाईं ओर चला गया। तियानशिन इस विचित्र चाल तकनीक से थोड़ा चौंका, उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। स्वर्गीय जाति हवाई युद्ध में उत्कृष्ट थी तथा जमीनी युद्ध उनकी ताकत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वे नुकसान में रहने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लिन शेन ने तुरंत हवा में छलांग लगाए, लेकिन निश्चित रूप से वह तियानशिन की गति से मेल नहीं खा सका। जैसे ही तियानशिन ने लिन शेन की ताकत कम होते और गिरने लगी, उसने अहंकार से चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, आकाशीय जाति से हवा में लड़ते हुए क्या तुम्हारा सिर पानी से भर गया है? ताना मारने के दौरान तियानशिन ने मध्य हवा में एक पंखदार छलांग लगाई, खुद को लिन शेन के पीछे खड़ा किया और उसके ब्लेड ने लिन शेन की गर्दन के पीछे निशाना साधा। ये सब लिन शेन की गणना के अंतर्गत था। वो तियानशिन को एक बड़ा आश्चर्य देने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी का उपयोग करने ही वाला था, जब उसने अचानक आकाश में क्रिस्टल प्रकाश की एक लगभग अदृश्य चमक देखी। अगले ही पल तियानशिन को जो कुछ हुआ था उससे बेखबर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कपड़े के कॉलर को जबरदस्ती खींच रहा हो। ये खिंचाव आश्चर्यजनक रूप से बहुत शक्तिशाली था, जिससे तियानशिन हवा में उछल गया। लिन शेन जमीन पर उतरा और उसने देखा कि मछुआरे ने अपने मछली पकड़ने के हुक से तियानशिन का कॉलर फंसा लिया था और उसे खींच लिया था। तियानशिन चौंक गया और बिना ये देखे कि वह क्या है, उसने अपने पीछे तलवार चला दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी छोटी ब्लेड बाल जितनी पतली मछली पकड़ने वाली लाइन पर लगी और आश्चर्यजनक रूप से उसे काटने में असफल रही। मछली पकड़ने की डोरी तो काफी मजबूत थी, लेकिन तियानशिन का कॉलर इतना मजबूत नहीं था। उसने एक छेद खोल दिया, जिससे तियानशिन हुक से मुक्त हो गया। तियानशिन ने अपने पंख फड़फड़ाए और मछुआरे की दिशा में देखते हुए हवा में उड़ गया। हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी लिए मछुआरे ने रस्सी खींचते हुए कहा, इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैंने रस्सी डालते समय गलती से आपको फंसा लिया। गलती से? तियानशिन की आंखों का कोना फड़क गया। उसने मछुआरे की बकवास पर एक भी शब्द पर विश्वास नहीं किया और क्रोध से उसे घूरने लगा, क्योंकि उसका क्रिस्टल आधारित कवच धीरे धीरे प्रकट हो रहा था, जो उसके शरीर और पंखों को घेरे हुए था। मूर्ख मछुआरे, अगर मैंने आज तुम्हें मछली का भोजन नहीं बनाया
तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा, तियानशिन ने कहा और प्रकाश और छाया की एक लकीर में तब्दील होकर हवा से मछुआरे की ओर गोता लगाया। चिंता मत करो, यहाँ खतरा है, बेहतर होगा कि तुम पास न आओ, मछुआरे ने विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी। तियानशिन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा मछुआरे के पास से उड़कर निकल जाने का इरादा रखते हुए अपने छोटे ब्लेड से उसका गला काटने की कोशिश की। जैसे ही तियानशिन ने सोचा कि वह सफल होने वाला है, मछुआरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर मछुआरे ने अचानक अपना कदम पीछे खींच लिया, जिससे तियानशिन का ब्लेड खाली हवा में चला गया। तियानशिन मछुआरे के पास से तेजी से आगे बढ़ा, पीछे मुड़कर लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उसे नीचे से एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ, जो उसके शरीर को जोर से नीचे खींच रही थी। अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए तियानशिन ने पाया कि खिंचाव बल बहुत अधिक था, जो उसे आकाश में उड़ने से रोक रहा था। उसके पैर पहले से ही पानी की सतह को छू रहे थे, पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, फिर भी वह फिलहाल ऊंची उड़ान भरने में असमर्थ था। लिन शेन ने तियानशिन को पानी की सतह पर संघर्ष करते हुए देखा। वह अंदर से खुश था कि उसने सीधे नदी के ऊपर कूदने का प्रयास नहीं किया था। तियानशिन के क्रिस्टल बेस के साथ भी वह नदी के अजीब गुरुत्वाकर्षण का बमुश्किल ही विरोध कर सकता था। अपनी ताकत के साथ अगर वह कूदता तो संभवतः उसे नदी में खींच लिया जाता। तैराक न होने के कारण नदी में गिरने का अर्थ संभवतः नीचे की ओर डूबना होगा, जहां ऐसे गुरुत्वाकर्षण में बेस वेरिएंट प्राणी द्वारा हमला किए जाने पर उसके बचने की संभावना अत्यधिक संदिग्ध हो जाएगी। इससे लिन शेन को मछुआरे की ताकत के प्रति एक नई सराहना मिली, जो उसकी कल्पना से भी अधिक मजबूत थी। जैसे ही तियानशिन ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। हालांकि नदी की सतह अचानक फट गई, क्योंकि एक डार्क जेड ड्रैगन पानी से बाहर निकल आया और उसके जबड़े तियानशिन को काटने के लिए खुल गए। तियानशिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी ताकत ऊपर चढ़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाने पर केंद्रित थी, जिससे उसके पास डार्क जेड ड्रैगन से निपटने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि एंजल निर्दयी हो गई है। उसके शरीर से एक भयानक प्रभामंडल उठ रहा है और उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल में तब्दील हो रहा है। तियानशिन के सिर के ऊपर का प्रभामंडल एंजल प्रभामंडल जैसा दिखता है, जिससे वह और भी अधिक एक परी जैसी प्रतीत होती है। लिन शेन ने कुछ आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की। जैसे ही प्रभामंडल दिखाई दिया, परी की ताकत बहुत बढ़ गई। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए ऊपर की ओर उड़ने में कामयाब रही। डार्क जेड ड्रैगन हवा में उछलकर नदी में गिर गया, जिससे भारी लहरें उठने लगीं। मछुआरे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम मर चुके हो। तियानशिन ने क्रोधित होकर पहले की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए मछुआरे पर फिर से हमला किया। तियानशिन की ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। लिन शेन ने अभी तक तियानशिन को पूरी ताकत से लड़ते नहीं देखा था। जब पहली बार उसकी मुलाकात तियानशिन से हुई, तो वह समुद्र में उस उत्परिवर्तित प्राणी से लड़ रही थी और जब वह बाहर आए तो आधी अपंग हो चुकी थी। बाद में जब तियानशिन उससे मिली तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि जब वह खुद दूसरों को लूट रही थी, तब भी उसने कभी एंजल हेलो का इस्तेमाल नहीं किया था। तियानशिन को प्रेत की तरह झपकते देख मछुआरा जरा भी घबराया नहीं। वह शांति से अपने हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी को घुमा रहा था। छड़ी के झटके के साथ मछली पकड़ने की रेखा हवा में एक अजीब चाप बनाती हुई तियानशिन की ओर मुड़ गई। मछली पकड़ने की लाइन की अविश्वसनीय कठोरता से अवगत तियानशिन ने फंसने की हिम्मत नहीं की और अपने पंख फड़फड़ाकर तेजी से लाइन से बच निकली। लिन शेन ने तियानशिन और मछुआरे के बीच लड़ाई देखी और जितना अधिक वह देखता, उतना ही उसे मछुआरे की छड़ी कौशल अजीब लगता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हुक, लाइन और रॉड का संयोजन एक ऐसा हथियार जो लचीला और कठोर दोनों है, उपयोग में अप्रत्याशित रूप से बहुमुखी है, पारंपरिक हथियारों से पूरी तरह अलग। छड़ के तेजी से झूलने से डोरी हजारों रेशमी धागों में बदल गई, जो अप्रत्याशित कोनों से उलझ रही थी। कठोर लेकिन लचीली छड़ कोड़ा और छुरा दोनों मार सकती थी। ये हुक चारों ओर उड़ते हुकों की तरह अजीब था, अप्रत्याशित और इससे बचाव करना असंभव था। तियानशिन की हवाई युद्ध क्षमताएं वाकई बहुत मजबूत थीं। वह आसमान में तेजी से आगे बढ़ती थी, मछली पकड़ने वाली छड़ के अजीबोगरीब हमलों से बमुश्किल बचती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह नुकसान में थी। उसे ऊंचाई पर चढ़ने में संघर्ष करना पड़ता था और एक भी गलती उसे मछली पकड़ने की रेखाओं में उलझा सकती थी। ऐसी अजीब चालें, ऐसे दिलचस्प कौशल, लिन शेन ने मछली पकड़ने वाली छड़ी की तकनीकों से आश्चर्यचकित होकर बड़ी दिलचस्पी से देखा।
बचपन में वह भी मछली पकड़ने गया था, सिर्फ एक बार उसके तीसरे भाई ने उसे पकड़ लिया था। आधे दिन तक एक भी मछली न पकड़ पाने के बाद लिन शेन ने धैर्य खो दिया और फिर कभी नहीं गया। अब लिन शेन को अभी भी मछली पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे मछुआरे की छड़ी कौशल बहुत दिलचस्प लगा। डेट पाउडर कठोर या नरम हो सकता है, इस मछली पकड़ने वाली छड़ी कौशल पर विचार करना उचित हो सकता है, लिन शेन ने ध्यान से देखते हुए सोचा। कई चीजें तब कठिन लगती हैं जब आपकी उनमें रुचि नहीं होती, लेकिन जब आप किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको जल्दी ही पता चल जाता है कि हर चीज एक पैटर्न का पालन करती है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यह उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपने सोचा था। मुख्य बात है मेहनती होना। बिना ध्यान के सब कुछ कठिन है, एकाग्रता से चीजें आसान हो सकती हैं। बेशक ये केवल एक संभावना है। कुछ कार्य वास्तव में कठिन होते हैं जिन्हें केवल परिश्रम से पूरा नहीं किया जा सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद लिन शेन को कुछ सुराग मिले। यद्यपि छड़ तकनीक विचित्र थी, फिर भी यह अस्पष्ट थी तथा अधिकांश लोगों द्वारा इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता था। तियानशिन लगातार बचकर भागती रही, लेकिन उसकी हरकतें सीमित होती गईं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अंततः पकड़ी जाएगी। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं इस लानत की रस्सी को नहीं तोड़ सकता। तियानशिन ने अपने दिल को कठोर कर लिया और क्रूर बल के साथ स्थिति पर काबू पाने का इरादा किया। उसने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसके सिर के ऊपर का प्रभामंडल प्रकाश से जगमगा रहा था और उसने मछली पकड़ने की रस्सी पर भयंकर वार किया, उसे काटने और वर्तमान संकट से मुक्त होने की कोशिश की। अविश्वसनीय रूप से तेज लाल क्रिस्टल शॉर्ट ब्लेड भयानक गति से चलते हुए मछली पकड़ने की लाइन से टकराया, जिससे वह पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए एक ओर झूल गई। मछुआरे ने मछली को खींचा और रील किया। लाइन तियानशिन के शरीर के चारों ओर लिपट गई। एक पल में कई बार चक्कर लगाया, मछली का कांटा तियानशिन के कवच में धंस गया। छड़ के जोरदार झटके से तियानशिन का शरीर तुरंत एक लंबी पट्टी में बंध गया, जो हवा में आगे पीछे लटकने लगा। तियानशिन को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अगर उसे पता होता कि यह आदमी इतना खतरनाक है तो वह कभी नहीं आता। अरे, एक इंसान ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? तियानशिन ने कड़वाहट से सोचा। उसे खून की उल्टी आने लगी। मछुआरा नदी की ओर मुड़ा और तियानशिन अचानक पानी की सतह से ऊपर आ गया। मछली पकड़ने की रस्सी के खिंचाव और नदी के नीचे से भयानक गुरुत्वाकर्षण ने रस्सी को और अधिक तना दिया और कसकर बंधी हुई तियानशिन को छटपटाने में भी कठिनाई हो रही थी। दोस्त, ये सब गलतफहमी है। चलो इस बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं, तियानशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने अभी किससे कहा था कि तुम मछली का चारा बनाने जा रहे हो? मछुआरे ने तियानशिन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। खांसी, तुमने गलत सुना। मैं कह रहा था, तुम्हारा मछली का चारा पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें और अधिक बनाने में मदद कर सकता हूँ। तियानशिन ने जल्दी से जवाब दिया। क्या ये सही है? मछुआरा मुस्कुराया। निश्चित रूप से, तियानशिन ने तुरंत कहा। मछुआरे ने तियानशिन की ओर ऐसे देखा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। अचानक नदी की सतह फट गई और एक विशाल छाया गहराई से उछली, जिसने एक ही झटके में तियानशिन और रेखा को अपने में समाहित कर लिया। मछुआरे को इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी। एक नीली वेल से भी बड़ा बेस वेरिएंट प्राणी बाहर आया। उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और फिर वह संतुष्टि से मुस्कुराया। आखिरकार यह बाहर आ ही गया। लिन शेन ने बेस वेरिएंट प्राणी को भी देखा जो नदी से निकला था। ये रंग में स्याही जैसा काला था। इसका शरीर कोई जैसा था, बस किसी भी कोई से कई गुना बड़ा, यहाँ तक कि ब्लू वेल से भी बड़ा। इसके सिर पर आगे की ओर मुड़ा हुआ एक सींग था, जिसमें से 1 मीटर से अधिक ऊंचा लालटेन जैसा सफेद क्रिस्टल लटक रहा था, जिसके अंदर कुछ टिमटिमा रहा था जो एंगलरफिश के लालच की याद दिलाता था, केवल काफी बड़ा। बस ऐसे ही तियानशिन खत्म हो गया। लिन शेन को अपने दिल में कुछ दया महसूस हुई। उसने अभी तक तियानशिन से अपना सामान वापस नहीं लिया था कि उसे उस राक्षसी मछली ने निगल लिया। मछुआरे के पैर चट्टान में धंस गए। उसने एक हाथ से छड़ पकड़ी और दूसरे हाथ से तेजी से डोरी निकाली। उसके शरीर पर नीले रंग का क्रिस्टल आधारित कवच प्रकट हुआ। छपाक की आवाज के साथ उस राक्षसी मछली ने एक विशाल लहर पैदा कर दी और वापस नदी में डूब गई। मछुआरे ने लाइन को तेजी से छोड़ना जारी रखा, लेकिन जिस गति से उसने ऐसा किया वह राक्षस मछली की तैरने की गति से स्पष्ट रूप से धीमी थी।
जल्द ही मछली पकड़ने की लाइन को तना हुआ खींचा गया और रील अपने आप घूमने लगी, ड्रिल बिट की तरह तेज। मछुआरे ने छड़ी को कसकर पकड़ लिया और जैसे ही रस्सी अपने अंत पर पहुंची, वह आगे की ओर झुक गया। वो लगभग नदी में खींचा जा रहा था, फिर भी वह छड़ी से चिपका रहा। लिन शेन ने तेजी से एक बेस म्यूटेशन को अंजाम दिया और मछुआरे के पीछे भागा, उसके शरीर को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से पीछे खींचा, लेकिन फिर भी वह खिंचाव को रोक नहीं सका। लिन शेन ने अपनी पूरी ताकत लगाए, एक हाथ से मछुआरे को खींचा, दूसरे हाथ से एक पेट लांच निकाला, जिसका उपयोग उसने पेट कैप्सूल को तैनात करने के लिए किया। सबसे बड़ा और भारी नरक रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन उनके पीछे दिखाई दिया। उसने अपने शरीर को घुमाया, अपनी पूंछ को लिन शेन के चारों ओर लपेटा और अपने चारों अंगों को अंदर की ओर धकेलते हुए जोर से पीछे खींचा।